इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसा चैप्टर जिसको पढ़ लोगे तो तुम्हें शौक लगेगा कि यार इतना आसान चैप्टर था, और नहीं पढ़ोगे तो और ज़्यादा शौक लगेगा कि भाई इतना आसान चैप्टर था तब भी क्या कमी रह गई जो पढ़ नहीं पाए। तो इससे बेटर है शौक से करंट से बचते हैं और इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को बड़ी कम टाइम के अंदर कवर कर लेते हैं। आई नो बड़े टाइम के बाद वीडियो आई है, पर वीडियो ऐसी है कि जिसको एक बार देख लोगे ना तो इस चैप्टर में फिर तुमको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं हमारे इस चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी को। इलेक्ट्रिसिटी की बेसिक शुरुआत कहाँ से होती है? इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसी एनर्जी है जिसकी वजह से लाइट चलती है, लाइट नहीं पंखा चलता है, बल्ब जलता है, आपके घर में जो भी अप्लायंस है वो काम करता है। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है? एक ऐसी एनर्जी जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे आसपास की चीज़ें चल रही हैं, जैसे बल्ब, जैसे पंखा, जैसे हीटर और भी चीज़ें। बट सवाल ये है इलेक्ट्रिसिटी बन कैसे रही है, उसी के बारे में हम जानेंगे हमारे इस चैप्टर में। और ये भी जानेंगे कि हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है उसको हम कंज्यूम कैसे करते हैं, हमारा बिल कैसे आता है, उन सब के बारे में बड़े ही कम टाइम के अंदर शुरुआत करते हैं। नंबर 1 चीज़ जो आती है दैट इज सबसे बेसिक चीज़ है चार्ज के साथ। मैं कोशिश करूंगा थोड़े बड़े तरीके से लिखने की। मैंने देखा है मेरी पिछली कुछ वीडियोस में बहुत छोटे छोटे अक्षर लिखता हूं मैं, जस्ट लाइक मेरी कॉपी की तरह राइटिंग है। मैं घर वाले भी कहते हैं छोटे छोटे लिखते हो, पर कोशिश करी गई है थोड़ा सा बड़ा तरीके से लिखने की। चार्ज क्या होता है? अगर आप चार्ज को मैं बेसिक शब्दों में डिफाइन करूँ तो चार्ज क्या है? किसी भी बॉडी के अंदर चार्ज वो प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से वो किसी दूसरी बॉडी पर कोई फोर्स लगाता है, या तो अट्रैक्ट करता है या रेपेल करता है। जैसे इसके अंदर अगर चार्ज होगा तो ये क्या करेगा, या तो इसको अट्रैक्ट करेगा या रेपेल करेगा। और अगर चार्ज नहीं होगा तो ये अपना ऐसे ही पड़ा रहेगा, ये अपना ऐसे ही पड़ा रहेगा। सिंपल सी बात है। तो चार्ज एक प्रॉपर्टी होती है किसी भी बॉडी की जिसकी वजह से वो किसी दूसरी बॉडी को या अट्रैक्ट करता है या रेपेल करता है। ये बात हो गई है फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी पॉइंट ऑफ व्यू से देखने जाओगे तो चार्ज कुछ और हो सकता है। अब अट्रैक्ट और रेपेल का केस तो आपको पता ही है कि अगर सिमिलर होता है, जैसे मान लो अगर सिमिलर चार्जेस होते हैं, जैसे प्लस प्लस होते हैं, तो वो क्या हो जाता है, वो एक दूसरे को रेपेल करते हैं। और अगर अपोजिट चार्जेस होते हैं तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये चीज़ तो आपको क्लियर है, ये चीज़ तो आपने नॉर्मल लाइफ में भी देखा होगा, अपोजिट जेंडर अट्रैक्ट्स, लेकिन आजकल के टाइम पे तो सिमिलर जेंडर्स आल्सो अट्रैक्ट। तो नॉर्मल लाइफ के एग्जाम्पल को हटाते हैं, हम यही एग्जाम्पल सिर्फ समझते हैं, ठीक है। तो चार्ज क्या होता है आप समझ गए। चार्ज में क्या होता है, सिमिलर चार्जेस जैसे प्लस प्लस है तो ये एक दूसरे से दूर भागेंगे, और अगर प्लस माइनस है तो ये एक दूसरे के पास आना चाहेंगे, ठीक है। ये चार्ज होता है। अब चार्ज के बारे में मैंने क्यों बताया, क्योंकि चार्ज से ही पूरी कहानी की शुरुआत होती है, ठीक है। जब हम बोलते हैं करंट बना, तो करंट क्या हुआ, करंट कैसे बना, वो चार्ज से बना। जब हम बोलते हैं लाइट बनी, इलेक्ट्रिसिटी बनी, इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनी, जब करंट बना। करंट कैसे बना, जब चार्ज बना। तो चार्ज कैसे बनता है, चार्ज बनता है, आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा, एक एटम के अंदर प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन होते हैं, और जिसमें से इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है। तो जब इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं तो वो क्या बनाते हैं, वो चार्ज को बनाते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो चार्ज बनता है, और जब चार्ज मूव करता है तो करंट बनता है, और इसी करंट बनने को हम कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी। सिंपल थिंग है, ठीक है। तो अगर आपको सबसे बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू से समझाया जाए व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रिसिटी बनती है जब करंट फ्लो करता है। करंट फ्लो कब करता है, जब चार्ज फ्लो करता है, और चार्ज फ्लो कब करता है, जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। और ये कहाँ पे करते हैं, कोई जगह तो होगी, वायर के अंदर, कंडक्टर के अंदर। तो बेसिकली चार्ज की डेफिनेशन आप समझ गए। चार्ज के बारे में आपको बस इतना पढ़ना है इस चैप्टर में, इस पर्टिकुलर चैप्टर में, कि चार्ज की जो एसआई यूनिट होती है, इसकी एसआई यूनिट होती है कूलम। कूलम जो थे वो साइंटिस्ट थे, तो उन्हीं के नाम पे चार्ज की एसआई यूनिट है, कैपिटल सी इसका सिंबल होता है। अब आपको ये तो पता है चार्ज में क्या फ्लो कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन। तो अगर मैं आपसे पूछूं एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, तो एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। इतने इलेक्ट्रॉन एक कूलम में फ्लो करते हैं। इसका फॉर्मूला बेसिकली निकालने का भी होता है, पर आप निकालने के पीछे मत भागो, एक नंबर में आएगा, आपसे खाली इतना पूछेगा, आपको इतना पता है तो बेस्ट है। इसको निकालने के लिए फिर आपको थोड़ी सी मैथ्स लगानी पड़ती है कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है फिर 1.6 इंटू 10⁻19, तो सीधा इससे अच्छा उतना याद करो, सीधा आंसर ही याद करो कि भाई 1 कूलम में 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। चार्ज आप समझ गए, चार्ज से करंट बनता है, करंट से इलेक्ट्रिसिटी बन गई, ये चीज़ अब आप समझ गए। अब मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर। कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बारे में आपने सुना होगा। कंडक्टर्स क्या होते हैं, अगर बेसिक डेफिनेशन में आपको बताऊं, जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर देते हैं, और इंसुलेटर्स क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि ऐसा क्यों है कि कोई इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहा है, कोई इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर रहा है, उसका रीज़न सिंपल इकलौता सा होता है। आपने अभी पढ़ा इलेक्ट्रिसिटी कब बनेगी, जब करंट फ्लो करेगा। करंट कब बनेगा, जब चार्ज होगा। चार्ज कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे। तो कंडक्टर्स के पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो मूव कर सकते हैं, यानी इनको हम बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है।
ई माइनस का मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इंसुलेटर्स के पास ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब जैसे मान लो ये इलेक्ट्रॉन है, ये अपना पूरा एक एटम है, इसमें न्यूक्लियस होगा, ऐसा सब होगा। तो अगर न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को टाइटली पकड़े रहेगा तो इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर पाएगा, तो यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। लेकिन अगर न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में बॉन्ड थोड़ा सा वीक है तो इलेक्ट्रॉन तुरंत फुर्ती में मूव कर लेंगे। तो जहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वहाँ पर कंडक्टर्स बनते हैं, वो लाइट मूव कर जाती है। और जहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं वो हमारे इंसुलेटर्स कहलाते हैं। ठीक है, तो अगर कभी भी आपसे पूछ ले कि ये जो पर्टिकुलर मटेरियल है जैसे कि आयरन है या कॉपर है, ये कंडक्टर क्यों है, खाली इतना सा आंसर होगा क्योंकि इट हैज़ फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब जो मूव कर सकते हैं। जैसे मान लो मेरे को आपसे कुछ भिजवाना है, तो आपसे मैं तभी कुछ भिजवा पाऊंगा जब आप जाने को तैयार हो। अगर आप जाने को तैयार ही नहीं हो तो आपसे कैसे भिजवाऊंगा। वही बात है, अगर इलेक्ट्रॉन जाने को ही तैयार नहीं होंगे आगे तो उनसे मैं इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट कराऊंगा, चार्ज कैसे आगे भेजूंगा, ऑब्वियस है ना। तो अगर फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे तो कंडक्टर कहलाता है, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो चीज़ को हम इंसुलेटर बोल देते हैं। मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। एक ऐसा टॉपिक जिसमें बहुत बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बट उसके पहले तुम एक छोटी सी चीज़ जान लो जो शायद तुमको पता हो, इलेक्ट्रिक फील्ड। आई होप सो, मैं बड़े बड़े करके लिख रहा हूँ, मैं कोशिश तो कर रहा हूँ, बल्कि बिल्कुल ही आदत नहीं है बड़े अल्फ़ाबेट्स लिखने की, बहुत छोटे तरीके से मैं लिखता हूँ। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, आपने देखा होगा कोई डॉन होता है, कोई भी बंदा होता है तो उसका अपना एक एरिया होता है जिसमें वो बढ़िया फैलता है, फैल के रहता है, जो करता है दादागिरी करता है, तो वो कहलाती है उसकी फील्ड। ठीक है, ऐसी चार्ज होता है, ऐसी जो मैग्नेट होती है वो होती है, उसका भी अपना एक एरिया होता है। जैसे अगर एक मैग्नेट ये है तो अगर इस मैग्नेट के पास में दूसरी मैग्नेट आएगी तो वो क्या करेगी, या तो इसे अट्रैक्ट करेगी या इस पर रेपल करेगी, इस पर फोर्स लगाएगी, चाहे अट्रैक्ट चाहे रेपल। लेकिन अगर ये मैग्नेट इधर है तो ये मैग्नेट इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। क्यों? क्योंकि अब ये इसके एरिया में नहीं आती है। ऐसी चार्ज के साथ होता है। मान लो अगर कोई चार्ज है, जनरली जब हम ऐसे कहते हैं ना कि मान लो कोई चार्ज है तो हम कहते हैं उसको पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो मान लो कोई चार्ज है अपना इतना सा, अब यहाँ पे एक और चार्ज रखा हुआ है, तो ये चार्ज पे ये वाला चार्ज फोर्स लगा सकता है, चाहे अट्रैक्शन का चाहे रेपल का, तो हम कह देंगे ये इसकी फील्ड में आ रहा है। लेकिन वहीं पर अगर मैं यहाँ पर एक चार्ज रख दूँ तो ये वाला जो चार्ज है वो इस पर कोई फोर्स नहीं लगा पाएगा, ना अट्रैक्ट कर पाएगा ना रेपल कर पाएगा। क्यों? क्योंकि ये इसकी फील्ड के बाहर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वो एरिया होती है, ये जो मैंने दिखाया, इलेक्ट्रिक फील्ड वो एरिया होती है एक चार्ज के पास जिस एरिया में इलेक्ट्रिक चार्ज अपने इफेक्ट्स डाल सकता है, अपने इफेक्ट्स को शो कर सकता है, साबित कर सकता है। ठीक है, वो अटक गया, फंबल तो हो ही गया, मतलब एक रिचुअल है, थोड़ा सा फंबल होता है हर वीडियो के अंदर, बट इट्स ओके, थोड़ी लॉन्ग वीडियो है तो फंबल तो हो जाता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वो एरिया होता है जिसमें जो चार्ज होता है वो अपनी दादागिरी दिखा सकता है, अपना फोर्स लगा सकता है, चाहे पॉजिटिव नेगेटिव, अट्रैक्ट या रेपल जो भी हो। तो बेसिकली ये मैंने आपको क्यों बताया वो आपको पता चलेगा जब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस को पढ़ेंगे। ठीक है, आई होप सो इलेक्ट्रिक फील्ड तुमको समझ में आ जाती होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली वो एरिया जिस एरिया में इलेक्ट्रिक चार्ज क्या कर सकता है, अपने दादागिरी दिखा सकता है, अपने फोर्स लगा सकता है, चाहे अट्रैक्शन का हो या रिपल्सन का हो। अब जो टॉपिक होता है ना हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस, ये बहुत सिमिलर टॉपिक्स हैं बट इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। वो थोड़ा सा डिफरेंस समझने में बच्चों को बहुत दिक्कत आती है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में भी हम वर्क डन की बात करते हैं कि हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस में भी हम वही बात करते हैं कि हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा, बस ज़रा सा अंतर होता है। हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में बोलते हैं कि वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, इसको इस तरीके से लिख दिया मैंने, पॉजिटिव यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। अब ये इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है, ये चीज़ आप समझ गए तो आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझ जाओगे। बेसिकली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, मान लो एक तुम्हारे पास कोई भी एक चार्ज है, तो इसको इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने में जितना तुम्हें वर्क डन करना पड़ा, जितना तुम्हें एनर्जी देनी पड़ी, वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। लेकिन ये इन्फिनिटी क्या होता है, इन्फिनिटी एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है वो होता है ज़ीरो, या हम कह सकते हैं जहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब है किसी चार्ज को एक ऐसी जगह से लाने में जहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी, उस जगह से एक ऐसी जगह तक लाने में जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, कितना वर्क डन करना पड़ा, वो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। और सिंपल भाषा में बोल लूँ तो एक बाहर के चार्ज को जहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने में कितना वर्क डन करना पड़ा, वो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो या पोटेंशियल डिफरेंस हो, दोनों को हम V से ही रिप्रेजेंट करते हैं और SI यूनिट इनकी वोल्ट बनती है। ठीक है, SI यूनिट वोल्ट बनती है।
ये हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब अगर हम बात करें पोटेंशियल डिफरेंस की, पोटेंशियल डिफरेंस इसमें क्या होता है, अभी मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में समझाया था, ठीक है। ये मान लो एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका मतलब क्या होगा, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसके अंदर थोड़ा वोल्टेज होगा, यानी सिंपल इसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा कुछ ना कुछ, ठीक है। तो अगर मान लो किसी एक चार्ज को मुझे इस ए पॉइंट से ले जाना है बी पॉइंट तक, ठीक है, ए से बी तक ले जाना है, तो इस यहाँ से यहाँ तक ले जाने में मुझे जो वर्क डन करना पड़ेगा वो कहलाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वर्क डन in moving unit positive charge from one point to another। बस अंतर इतना सा होता है कि जब हम पोटेंशियल डिफरेंस में मूव कराते हैं तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही मूव कर रहा है, लेकिन जब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में मूव करा रहे हैं तो हम एक पॉइंट हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर है जहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 है, और दूसरा पॉइंट हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है। इसको सिंपल भाषा में समझाऊं तो आपका जो घर है वो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो अगर आप अपने घर के अंदर मूव कर रहे हो, एक कमरे से दूसरे कमरे में जा रहे हो, तो वो आपका पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। लेकिन अगर आप कहीं बहुत दूर से अपने घर में आ रहे हो, यानी किसी दूसरे के एरिया से अपने घर में आ रहे हो, तो वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है, ठीक है। इसकी जो एसआई यूनिट होती है, इसकी भी एसआई यूनिट वोल्ट की होती है, क्योंकि बात तो वही वोल्टेज की हो रही है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, PD इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम, ठीक है, वर्क डन अपॉन टाइम, यानी कितना वर्क करना पड़ा वो इसका फॉर्मूला हो जाता है और कुछ भी नहीं होता है। तो अगर इसकी यूनिट निकालने जाएंगे, एक तो यूनिट इसकी वोल्ट हो गई, दूसरी यूनिट क्या हो सकती है, वर्क डन बोले तो इसमें एनर्जी आ जाएगी, एनर्जी बोले तो जूल पर सेकेंड आ जाएगी, लेकिन हमको इसी यूनिट से मतलब होता है। अब एक चीज़ याद रखना, जो वोल्टेज होता है या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है या पोटेंशियल डिफरेंस होता है, इसको मेजर किया जाता है एक इंस्ट्रूमेंट से जिसका नाम होता है वोल्ट मीटर, ठीक है, और इसको कनेक्ट किया जाता है पैरेलल में। अब ये पैरेलल क्या होता है ये आपको आगे पता चलेगा जब हम आगे इस टॉपिक पे जाएंगे, बट पैरेलल कनेक्ट किया जाता है, इतना याद रखो, और इसको मेजर किया जाता है वोल्ट मीटर से, ठीक है। आई होप सो आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस का के बीच में जो डिफरेंस है वो समझ गए होंगे, ठीक है। कितना ज़्यादा डिफरेंस वर्ड आ गया, ठीक है। आई होप सो कि तुमको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। अभी मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट थ्योरेटिकली आप समझ चुके हो, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। बेसिकली इलेक्ट्रिक करंट कुछ नहीं है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है, ठीक है। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को ही हम इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं आई से। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को ही हम क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज को ही हम इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। अगर हमें निकालना है इलेक्ट्रिक करंट कितना जा रहा है किसी वायर में से, तो कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है यार, चार्ज अपॉन टाइम, क्वांटिटी ऑफ चार्ज अपॉन टाइम, ठीक है। तो I इज इक्वल्स टू चार्ज अपॉन टाइम, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं Q अपॉन T, क्योंकि चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं Q से, ठीक। तो I इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा Q अपॉन T, और इसकी जो यूनिट होती है इलेक्ट्रिक करंट की, ऐसा यूनिट होती है एम्पियर। ये अगेन एक साइंटिस्ट के नेम पे है, इसको A करके भी लिख सकते हैं। अगर आप कभी ये भूल जाओ, ये तो खैर ऐसा ही यूनिट है, ये कभी भूल जाओ और आपको कुछ ना आ रहा हो, तो इस तरीके से भी आप यूनिट बना सकते हो कि चार्ज की यूनिट होती है कूलम और टाइम की यूनिट होती है सेकेंड, तो कूलम पर सेकेंड, ये भी एक यूनिट हो सकती है, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इलेक्ट्रिक करंट निकाल सकते हो। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, बेसिकली फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन पर यूनिट टाइम इज इलेक्ट्रिक करंट, दैट्स इट। ये टॉपिक भी हमारा निपट जाता है। अब मुझे देखना पड़ेगा हमारा नेक्स्ट टॉपिक कौन सा इसमें बचता है। इलेक्ट्रिक करंट वी आर डन। हाँ, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर किससे करते हैं, ये चीज़ बस याद रखना। इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करते हैं एमीटर से। वो सिमिलर वर्ड्स ही हैं, एमीटर ऐसा यूनिट होती है, एम्पियर मेजर करते हैं एमीटर से, और इसको कनेक्ट किया जाता है सीरीज में। सीरीज और पैरेलल क्या होता है ये आप आगे समझोगे जब हम रेजिस्टेंस पे आएंगे, अभी इस पे ज़्यादा स्ट्रेस देने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। तो एमीटर से हम करंट को मेजर करते हैं। फिर हमारा आता है नेक्स्ट टॉपिक, हाउ टू गेट अ कंटिन्यूस फ्लो ऑफ करंट। आपके घर में लगातार बिजली आ रही है, क्यों आ रही है, कभी आपने सोचा इस बारे में? अगर आप सोचोगे तो आपको रियलाइज़ होगा इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है आपके घर में लगातार बिजली आ रही है क्योंकि आपके घर में लगातार पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन्ड है। इसका मतलब क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब है सिंपल कि एक तरफ क्या है, थोड़ा सा हाई पोटेंशियल है, एक तरफ कम पोटेंशियल है, या फिर हम कहें एक तरफ कुछ ऊपर चल रहा है, एक तरफ कुछ नीचे चल रहा है। तो इसी ऊपर नीचे को बैलेंस करने के लिए ही लगातार बिजली का फ्लो बना हुआ है। जैसे दो बीकर हैं, ठीक है, ये दो बीकर हैं और दोनों बीकर में थोड़ा सा पानी है, इसमें थोड़ा ज़्यादा पानी है और इसमें ये कम पानी है। तो क्या होगा, पानी इधर से इधर फ्लो करेगा, ऑब्वियस है क्योंकि हायर पोटेंशियल है। यहाँ पे इसको हम बोलेंगे हायर पोटेंशियल, यहाँ पे लो पोटेंशियल, तो पानी ऊपर से नीचे फ्लो करेगा। लेकिन अगर दोनों बीकर में बराबर पानी हो जाएगा तो ना पानी यहाँ से यहाँ जाएगा ना यहाँ से वहाँ आएगा। इसका मतलब पानी या फिर हम इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक चार्ज तब फ्लो करता है जब पोटेंशियल डिफरेंस होता है, जब एक जगह हाई हो एक जगह लो हो,
तब फ्लो करेगा। जब जैसे ही पोटेंशियल सेम हो जाएगा तो चार्ज भी फ्लो नहीं करेगा, या हम यहाँ सिंपल इस एग्जांपल में कहें तो पानी फ्लो नहीं करेगा। तो अगर हम चाहते हैं कि बिजली लगातार आती रहे, इलेक्ट्रिसिटी लगातार आती रहे, तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको लगातार पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करवाना पड़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन कराते रहना पड़ेगा। और ये मेंटेन कैसे करवा पाएंगे, इसके लिए हमारे घर में हमारे पास होता है सेल या बैटरी। ये जो बैटरीज होती हैं उनका काम यही है, उनमें आप देखते हो एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। तो ये क्या है, बेसिकली ये पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं किस काम के लिए, पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करवा कर रखने के लिए। आप बोलते हो बैटरी डेड हो गई, जब बैटरी डेड हो जाती है, खत्म हो जाती है, तो उसका मतलब क्या है, अब दोनों जगह पे सेम पोटेंशियल हो गया, इसीलिए अब वो बैटरी काम नहीं कर रही। और जब वो बैटरी काम करती है तो वो कैसे करती है, वो एक तरफ हाई पोटेंशियल एक तरफ लो पोटेंशियल। सिंपल कॉन्सेप्ट है, आपके मोबाइल में बैटरी है, आपका मोबाइल क्यों यूज़ हो पा रहा है, क्योंकि आपके मोबाइल में जब तक बैटरी चलती है तब तक पोटेंशियल डिफरेंस बना रहता है। जैसे 0% हो गया तो 0% पे आपकी बैटरी में पोटेंशियल डिफरेंस नहीं रहा, दोनों टर्मिनल पे सिमिलर पोटेंशियल हो गया, ठीक है। तो अगर कभी भी सवाल आ जाए हाउ टू गेट अ कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ करेंट, तो कैसे हम कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ करंट को ऑब्टेन करेंगे, बाय मेंटेनिंग द पोटेंशियल डिफरेंस। और वो कैसे मेंटेन होता है, किसी सेल या बैटरी के थ्रू। सेल और बैटरी क्या होती है, सेल बेसिकली एक सेल होता है, बैटरी कॉम्बिनेशन ऑफ सेल होता है, कुछ अंतर नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट पर। इस यहाँ पे लिखवाने का काम थोड़ा सा कम है, बिकॉज आई वांट आप लोग थोड़ा सा सीखने पर ज़्यादा ध्यान दो, ठीक है। ऑब्वियसली अब आप 10th में हो, आपके डेफिनेशन तो नहीं ना आने वाली कि सेल क्या होता है, बैटरी क्या होती है, बट ये ज़रूर आएगा कि ये काम कैसे करते हैं, तो आप उस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान दो, ठीक है। बाकी नोट्स में कोशिश करूँगा आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। अभी देखते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट बेसिकली ये कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, ये पेपर में नहीं लिखना है। कुछ नहीं का मतलब कुछ कठिन नहीं होता है। एक मिनट रुकना, माइक चेक कर लूँ। हाँ माइक चालू। अगर ये जो आपको हरी लाइट दिख रही है ना, अगर ये बीच में हरी लाल एक साथ होने लगे, इसका मतलब माइक डिस्कनेक्ट हो गया है मोबाइल से। और मैं एक और चीज़ चेक कर लूँ, मैं वीडियो ऑन करके आया था या नहीं, अदरवाइज़ बहुत दिक्कत हो जाएगी। यस, वीडियो ऑन चल रही है, सो कोई उसका भी इशू नहीं है, ठीक है। तो अभी हम आ जाते हैं हमारे वापस से इलेक्ट्रिक सर्किट पर। देखो ऐसा मत समझना कि मैं देखने गया था इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, देखने के लिए मेरे पास कॉपी सामने है, वो मेरे टॉपिक की लिस्ट बना रखी है। मैं एक्चुअल में यही देखने गया था कि वीडियो चालू है या नहीं, ठीक। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, जब आपका घर बनता है, आज के टाइम पर जो घर बनते हैं, तो जैसे घर का एक मैप बनता है, ऐसे उसी में जो इलेक्ट्रीशियन आता है वो पूरे घर के लिए एक सर्किट का मैप बनाता है। मतलब ये रास्ता बनाता है कि जो बिजली है, जो इलेक्ट्रिसिटी है, वो कहाँ से कहाँ जाएगी, इस कमरे से इस कमरे में, फिर उस कमरे से उधर उधर, पूरा वो एक मैप बना देता है, ठीक है। उसी को बोल देते हैं हम इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, वो ये पाथ होता है, ये वो रास्ता होता है जो बताता है कि इलेक्ट्रिक करंट कैसे अलग अलग अप्लायंस में फ्लो कर रहा है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये क्लोज्ड पाथ होता है, क्लोज्ड पाथ होता है दैट इंडिकेट्स कि इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो कर रहा है। सिंपली दैट इंडिकेट्स हाउ electric current is flowing, electric current is flowing in various appliances, in various appliances। अब देखो ये बहुत सिंपल, इन is flowing electric current, ये देखो मैं बोल कुछ रहा हूँ, liquid is flowing in various appliances, ठीक है। मतलब अलग अलग अप्लायंस में इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो कर रहा है। अगर मैं आपको एक सिंपल सर्किट डायग्राम बना के दिखाऊं, अब एक बात याद रखना कि जब हम सर्किट डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो हम वैसा सिंबल्स को यूज़ करते हैं। जैसे केमिकल रिएक्शन चैप्टर था, तो उसमें अगर हमको कार्बन लिखना है तो हम सी लिख देते हैं ना, पूरा कार्बन नहीं लिखते। ऐसे ही यहाँ पर भी सिंबल्स हैं। बल्ब बनाना है तो इतना बड़ा बल्ब नहीं बना देते, उसका एक सिंबल होता है। स्विच बनाना है तो असली का स्विच नहीं बनाने लगता है, उसका सिंबल होता है, ठीक है। तो इन सब के सिंबल्स होते हैं। जैसे अगर स्विच बनाना है आपको, तो स्विच का ये सिंबल होता है, ठीक है, ये होता है क्लोज्ड स्विच। और अगर आपसे बोला जाए ओपन स्विच, तो ये ओपन स्विच हो जाता है। स्विच का एक और भी तरीका है, अगर आप ऐसे लिख दोगे तो ये क्लोज्ड स्विच है, अगर आप ऐसे बना दोगे तो ये ओपन स्विच है। अगर क्लोज्ड स्विच है तो इलेक्ट्रिसिटी बनेगी, पास होगी। ओपन स्विच है तो इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी नहीं बन रही। अगर आपको ओपन सर्किट बनाने बोले, ओपन सर्किट का मतलब स्विच ऑफ है। स्विच ऑफ होता है तो पंखा थोड़ी चलता है, बिजली थोड़ी चलती है। बस सिंपल सी चीज़ है। अगर आपको बल्ब बोले तो बल्ब ऐसे बन जाता है, ये सिंबल है, ठीक है। थोड़ा सा ऐसे ऐसे कर दो, थोड़ा सा ड्राइंग का अपना साथ दिक्कत है। अगर आपको सेल बनाना हो तो सेल ऐसे बनता है, ठीक है, ये प्लस ये माइनस। और बनाने हो तो ऐसे और बनाते जाओ। ये रेजिस्टेंस का होता है। अभी आपने वोल्ट मीटर पढ़ा था, ये वोल्ट मीटर का होता है, प्लस माइनस। कहाँ भाई ये ख़त्म हो गया इतने फास्ट। ये एमीटर का होता है, प्लस माइनस। ये सब सिंबल्स होते हैं, लेकिन आपको मेन जिन सिंबल्स का यूज़ पड़ेगा सबसे ज़्यादा, ये एक ये बल्ब
और एक ये, बस और कुछ भी नहीं, ठीक है। इन्हीं का यूज़ पड़ेगा। अगर मैं आपको बोलूँ आपको एक सर्किट बनाना है जिसमें आपको बस इतना दिखाना है कि बल्ब जल रहा है, तो कैसे बनाओगे? सिंपल तरीका है, सबसे पहले तो एक स्विच बनाना पड़ेगा। ये स्विच बना दिया, इसमें प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। इधर पे क्या करेंगे हम, एक की वो क्या कहते हैं, सॉरी ये तो हमारा सेल है, उसके में स्विच लगाएंगे। स्विच हम ऐसे लगा देंगे, ये स्विच ऑन है, इसका मतलब इधर से ले जाएंगे, ये हमारा ये बल्ब बन गया। अब ये हमारा हो गया, लेकिन इसमें एक कमी है। इसमें एक कमी क्या है? वो कमी जो पता करेगा वो अपने आप पता कर ले, इसका मतलब उसने इस चैप्टर को ढंग से पढ़ लिया है। वो कमी है कि इसमें मैं ये नहीं बता रहा कि इलेक्ट्रिक करंट कहाँ से कहाँ तक फ्लो कर रहा है, कौन से डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, प्लस से माइनस या माइनस से प्लस। तो इसके लिए हमें ज़रूरी है, सबसे ज़रूरी चीज़ कि हम इस चीज़ को दिखाएं कि इलेक्ट्रिक करंट इधर से इधर तक फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो अगर कभी आपको सर्किट डायग्राम बनाना है तो आपको इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है कि आप इस चीज़ को हमेशा दिखाओ कि इलेक्ट्रिक करंट किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। अब वैसे याद रखो, वैसे जो चार्ज होता है ना, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाते हैं, लेकिन जब हम सर्किट डायग्राम पढ़ते हैं, जनरली फिजिक्स में पढ़ते हैं, तो हम मान के चलते हैं कि जो इलेक्ट्रिक का चार्ज है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है, इसीलिए हमेशा इसको ऐसे ही ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो सर्किट डायग्राम एक ये हो गया। अगर मान लो आपको बोल दे एक ऐसे सर्किट डायग्राम बनाना है जिसमें बल्ब नहीं जल रहा है, तो बल्ब नहीं जल रहा है तो ऐसा मत लिख देना कि बल्ब फ्यूज़ हो गया, ये नहीं, ये की बंद कर दो, यानी कि ये स्विच ऑन है, ऑफ है। अब तो स्विच ऑफ है तो नहीं जलेगा बल्ब, ठीक है, डन है। बहुत सिंपल सी चीज़ थी इलेक्ट्रिक सर्किट। पहला पेज हमारा डन हो चुका है। मैंने थोड़े से नोट्स बना के रखे थे ताकि मेरे को भी पता रहे क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना है। अभी हम मूव ऑन नेक्स्ट पेज ओपन करते हैं, जस्ट वेट अ मिनट, फिर हम देखते हैं कि हमको और क्या पढ़ाना है। देखो नेक्स्ट है हमारा ओम्स लॉ। फाइनली देखो इससे पढ़ा रहा हूँ मैं, थोड़े से नोट्स बनाए थे मैंने, मतलब इस नोट्स के हिसाब से तो दूसरे पेज पे ये चैप्टर खत्म है, बट फिर भी मैंने इस पे बनाए थे। ओम्स लॉ बेसिकली क्या होती है? ओम्स लॉ इस चैप्टर का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लेंगे। अब देखो जो लॉज होती है ना, फिजिक्स में हो गई या केमिस्ट्री में हो गई, उनको हमें एज इट इज़ याद करना होता है। उसमें अपने मन से ग्रामर नहीं जोड़ देना कि हम थोड़े जेन जी वाले स्लैंग्स जोड़ देंगे या थोड़े से अपनी कोड वर्ड जोड़ देंगे, वो सब नहीं करना। जो लिखा है उसको एज इट इज़ याद करो, क्योंकि वो लॉ है, कानून है, और कानून में छेड़छाड़ करोगे तो बस दिक्कत हो जाएगी। पता है तुमको, रियल लाइफ में भी और रियल लाइफ में भी। इसीलिए हमने को जो जैसा कानून लिखा है उसको वैसे याद कर लेना है। ओम्स लॉ कहती है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, इसको मैं लिखूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, बट लिख देते हैं। एट कांस्टेंट टेम्परेचर, इसको आप मेरे साथ रिपीट करोगे ना तो आपको हो जाएगा। द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, थ्रू को मैं THRU लिख रहा हूँ, ठीक है, थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली, थोड़ा सा ये वाला पेन यूज करते हैं, ठीक है, प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस applied across its ends। अब ये तो हो गई पूरी महाभारत। इसको सिंपल भाषा में कहूँ कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर का मतलब है जब कंडीशन कांस्टेंट हो। इस वर्ड को थोड़ा सा इग्नोर करो, इतने पे ध्यान दो कि एक कंडक्टर में से यानी एक वायर में से जो करंट फ्लो कर रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वोल्टेज के। सीधी बात है, जितना वोल्टेज बढ़ाओगे उतना करंट बढ़ेगा। ये तुमको भी पता है, हमको भी पता है, लेकिन ओम्स ने हमको पागल बनाने के लिए थोड़ी सी कठिन भाषा का प्रयोग कर दिया है, ठीक है। अब इसने यहाँ पे एक चीज़ लिखी है, उस चीज़ को देखो, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड्स। अक्रॉस इट्स एंड्स का क्या मतलब होता है? जैसे मान लो ये तार है, तो इस तार के जो एंड होंगे वो बैटरी से कनेक्ट होंगे, एक पॉजिटिव से एक नेगेटिव से। तो एक्चुअल में अगर हम देखने जाएंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ पे अप्लाई हो रहा है, तो इन एंड्स पे ही तो हो रहा है। इस चीज़ को बस बता रहा हूँ, ये कोई तगड़ी सी चीज़ नहीं बता दी मैंने, बस मैंने तुमको समझा दिया इस इतने पार्ट का अंतर। बाकी तब तो सीधा है कि जो करंट फ्लो कर रहा है एक कंडक्टर में से, एक वायर में से, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस के जो अप्लाई हो रहा है। तो इसको लिखेंगे कैसे? I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, ऐसे लिख सकते हैं, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ठीक है। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का अर्थ ये होता है, अगर मैं बोलूँ कि ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो है, तो इसका अर्थ ये है कि अगर इसकी हाइट बढ़ेगी तो इसकी भी हाइट बढ़ेगी। इसका वजन अगर 2 किलो बढ़ेगा तो इसका वजन भी 2 किलो बढ़ेगा। इसमें मार पड़ेगी तो इसमें भी मार पड़ेगी। इसका अर्थ बस इतना सा होता है। तो वही ओम्स ने बोला था कि अगर V को हम बढ़ाएंगे तो क्या होगा, I भी हमारा बढ़ेगा, ठीक है। तो ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन होता है। और जब भी हमें प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाना होता है तो हम क्या करते हैं, किसी कांस्टेंट का यूज़ करते हैं। कांस्टेंट मतलब एक ऐसी चीज़
जो कांस्टेंट रहने वाली है, जिसकी वैल्यू बदलेगी नहीं ज़्यादा। तो इसको हटाने के लिए हम करते हैं आर का यूज़। ये आर हमारा वो कांस्टेंट है जिसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। ये होता क्या है वो मैं आपको आगे बता दूंगा, बट आपको अभी तक क्या समझ में आ गया? ओम्स लॉ क्या बोलती थी? एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड्स। वेरी सिंपल, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, V इज इक्वल्स टू IR। इससे आप 3 फॉर्मूले बना सकते हो चाहो तो। एक तो ये हो गया, दूसरा फॉर्मूला R को यहीं रखो, V अपॉन I, और तीसरा फॉर्मूला I को यहीं रखो, V अपॉन R। बस बन गए तीनों फॉर्मूले। एक फॉर्मूले से 3 चीज़ें सीख गए। ऑल्सो एक और चीज़ याद रखो, ओम्स लॉ का ग्राफ। ओम्स लॉ का ग्राफ नहीं, सीधी सी बात में तुमको एक सिंपल बात बताता हूँ। कोई भी चीज़ जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, जैसे A इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B या C इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू D, इसका मतलब ये होता है एक बढ़ाओगे तो दूसरी बढ़ेगी, तो इनका ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन ही बनता है, हमेशा। तो इसका ग्राफ भी क्या बनेगा? स्ट्रेट लाइन ही बनेगा। तो अगर मेरे को ग्राफ बनाना हो तो मैं बोल दूंगा ये हमारा करंट है, ये हमारा V यानी पोटेंशियल डिफरेंस, ये O है, ये हमारी स्ट्रेट लाइन है। तो ओम्स लॉ का जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है? वो स्ट्रेट लाइन होती है। तो अगर आपको पेपर में आ जाए ओम्स लॉ का ग्राफ ड्रॉ करने को तो इट्स वेरी इजी, एक स्ट्रेट लाइन ही तो बनानी है। मतलब ऐसा तुमको दे देगा एक टेबल और बोलेगा V तुमको दे दिया, I पता करो और ग्राफ बनाओ, तो बना लोगे ना। बहुत सीधा सा है, तुमको पता है V बढ़ेगा I बढ़ेगी, स्ट्रेट लाइन होगा। तो ये ओम्स लॉ होती है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है, ले सकते हो। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज रेजिस्टेंस, जिस पे हम यहाँ आए थे। रेजिस्टेंस क्या होता है? अगर आपको पता ना हो तो रेजिस्टेंस बता देते हैं। रेजिस्टेंस का मतलब है एक इंग्लिश वर्ड है, ठीक है। अच्छा, ये तो खैर आपको पता ही होगा कि रेजिस्टेंस एक इंग्लिश वर्ड है, बट और कुछ बता देते हैं। रेजिस्टेंस जो है उसको हिंदी में बोलते हैं एक तरीके से विरोध करना, ठीक है। तो रेजिस्टेंस किसका विरोध करेगा? मेरा विरोध तो नहीं करेगा, तुम्हारा विरोध नहीं करेगा, किसका विरोध करेगा? करंट का विरोध करेगा, ठीक है। तो रेजिस्टेंस बेसिकली क्या होती है? किसी भी वायर की या किसी भी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो क्या करती है? करंट का विरोध करती है, सिंपल। रेजिस्टेंस में वर्ड आता है रेजिस्ट, और रेजिस्ट का मतलब होता है विरोध, यानी अपोज करना। तो रेजिस्टेंस क्या करता है? करंट के फ्लो को अपोज करता है। यानी अगर करंट ऐसा फ्लो कर रहा है तो रेजिस्टेंस क्या करेगा? ऐसा अपोज करेगा कि भाई तू रुक, तेरे से थोड़ी सी बात करनी है, ठीक है। बस यही करंट को रोकता है। ये बिल्कुल वैसे ही जैसे रोड पर ब्रेकर्स होते हैं, वही यहाँ पे वायर के अंदर रेजिस्टेंस का काम होता है। रोड पर ब्रेकर नहीं होंगे तो बंदा चाहे जितना तेज चलाता जाएगा, मान लो कहीं पे स्पीड 20 चलानी है, 100 चला गया, तो इसी मोड़ पे भी 100 चला रहे हैं तो दिक्कत होगी, दुर्घटना होगी। इसीलिए हम ब्रेकर बना देते हैं। ऐसे ही वायर में अगर रेजिस्टेंस नहीं बनाओगे तो किसी को चाहिए था 10 एम्पियर करंट, पहुंच गया 100 एम्पियर करंट, फट गया, आदमी फट गया, सब फट गया, बस खत्म कहानी। तो इसीलिए रेजिस्टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। रेजिस्टेंस क्या करता है? रेजिस्टेंस एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है, एक ऐसा फोर्स होता है जो क्या करता है? करंट के फ्लो को अपोज करता है एक वायर के अंदर। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला तो आपको पता चल ही गया था। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता था? V अपॉन I, ये चीज़ आपको पता चल गई थी ओम्स लॉ से। इसकी SI यूनिट क्या होती है? इसकी SI यूनिट होती है ओम। ये सब चीज़ें साइंटिस्ट के नाम पे हैं, इसका सिंबल ऐसा होता है, ठीक है। SI यूनिट होती है इसकी ओम, इसका सिंबल होता है ऐसा। अगर मैं आपको बोलूं कि रेजिस्टेंस को बढ़ाएंगे या घटाएंगे तो उससे क्या होगा? यस, चलो ये चीज़ तो आगे आएगी, ये चीज़ आगे आएगी। पहले अगर मैं आपको बोलूं कि 1 ओम का मतलब क्या होता है, 1 ओम से आप क्या समझते हो? तो 1 ओम का मतलब क्या होगा बताओ? जब ये दो चीज़ें भी 1 हो, ऑब्वियस है, तभी तो ये 1 हो पाएगा। ऐसे ही आपको वहाँ पे भी मिल सकता है कि 1 वोल्ट का मतलब क्या होगा? तो V का फॉर्मूला होता है, क्या होता है? IR। तो V यानी 1 वोल्ट का मतलब क्या होगा? जब ये दो चीज़ें भी 1 हो। I का अगर मैंने पूछ लिया कि 1 का मतलब क्या होगा? 1 एम्पियर का, जब ये दो चीज़ें भी 1 हो। ये इसलिए बता रहा हूँ ब्रदर, ये पेपर में कभी कभी पूछ लेता है व्हाट डू यू मीन बाय 1 ओम, ठीक है, या व्हाट डू यू मीन बाय 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर क्या है, 1 वोल्ट क्या है, या 1 ओम क्या है, ये सब चीज़ें कैसे बताओगे? उनका फॉर्मूला रखो, उस फॉर्मूले में सबकी वैल्यू 1 रख दो और बोल दो ऐसे ऐसे 1 एम्पियर होगा, बस, और कुछ नहीं बताना होता। तो रेजिस्टेंस तुम समझ गए, ठीक है। रेजिस्टेंस क्या होता है? एक अपोजिंग फोर्स है जो करंट के फ्लो को अपोज करता है। अगर तुमको ये करंट है, ठीक है, ये करंट ऐसे जा रहा है, अगर तुमको ज़्यादा से ज़्यादा करंट रोकना है तो ज़्यादा रेजिस्टेंस रखोगे, ठीक है, और कम करंट रोकना है तो कम रेजिस्टेंस रखोगे। जैसे मान लो 10 एम्पियर करंट जा रहा है और यहाँ पर 5 एम्पियर की ज़रूरत है, तो रेजिस्टेंस की मदद से हम क्या कर देंगे? इस 10 एम्पियर में से 5 एम्पियर रोक देंगे, 5 एम्पियर आगे बढ़ने देंगे। रेजिस्टेंस बड़े काम की चीज़ है, आगे आपको पता चलेगा कैसे। हमारे घर में जो प्रेस व्रेस चलती है ना, आयरन, हीटर, ये सब में रेजिस्टेंस काम कर रहा है भैया। रेजिस्टेंस के बिना कुछ ना होगा। अगर हमारे अंदर भी रेजिस्टेंस वाली शक्ति ना होती, विरोध करने की शक्ति ना होती, तो पड़े रहते ऐसे ही।
ऐसे मतलब पढ़े, अभी भी तुम लोग वैसे ही हो, हम भी वैसे ही पढ़े, पर रेजिस्टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि रेजिस्टेंस इज व्हाट ब्रिंग्स फ्रीडम, राइट, ताकि तुम अपनी बात को रख सको, लोगों को रेजिस्ट कर सको कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा होता है। तो रेजिस्टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। रेजिस्टेंस की ऐसे यूनिट ओम होती है, और रेजिस्टेंस किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, ये किन फैक्टर्स से इफेक्ट होता है, मेरे को लिखना था जिन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, मैं लिख रहा हूँ फैक्टर्स डिपेंड, अब इसमें रेजिस्टेंस भी लिख देता हूँ, जंबल वर्ड हो गया, इसको बना लेना तुम लोग, ठीक है। फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड्स, ठीक है, ये तुमको इंग्लिश भी हो गई इसमें थोड़ी थोड़ी सी। तो ये कुछ चीज़ों पे डिपेंड करता है, मेनली जिन चीज़ों पे डिपेंड करता है उनके बारे में हम देख लेंगे। नंबर 1 चीज़ होती है वायर की लेंथ पर, लेंथ ऑफ वायर, और लेंथ ऑफ वायर पे ये डिपेंड करता है डायरेक्टली, यानी कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, यानी अगर लेंथ बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। अगर ये एक वायर है जिसमें क्या है, जिसमें रेजिस्टेंस अभी R है, मैंने इसकी लेंथ दोगुनी कर दी तो रेजिस्टेंस भी दोगुना हो जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। दूसरी चीज़ जिस पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है वो होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है, अगर आपको नहीं पता वो मैं आपको बता देता हूँ। बेसिकली अगर ये एक वायर है, ठीक है, वैसे ऐसा ही होता है, हर एक वायर ऐसा ही होता है, वो मैंने बड़े तरीके से बता दिया। हर वायर के एंड में ऐसा खुला खुला सा होता है ना, ये छोटे छोटे से वायर होते हैं, इस एरिया को हम कहते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड करता है इनवर्सली। इनवर्सली का मतलब क्या होता है, इनवर्सली का मतलब होता है R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/A, यानी अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, एक का फायदा होगा तो दूसरे का नुकसान होगा। तो अगर मैं बोलूँ कि ये जो वायर है इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में 2 गुना कर देता हूँ, तो यह जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, 2 गुना नहीं होगा, आधा हो जाएगा। सिंपल चीज़ है, क्यों, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अब अगर इधर से मेरे को एक फॉर्मूला बनाना हो, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A, L R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A, और भी फैक्टर्स होते हैं, टेम्परेचर भी एक फैक्टर है। जनरली बोला जाता है कि जो टेम्परेचर है ना, टेम्परेचर के साथ बढ़ता है रेजिस्टेंस, ऐसा बोला जाता है, स्पेशली फॉर मेटल्स। नेचर ऑफ मटेरियल भी एक फैक्टर है, लेकिन ये दो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो इनसे हम क्या फॉर्मूला बना सकते हैं कि R इज प्रोपोर्शनल टू L/A। अब हमने एक चीज़ सीखी थी, जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आता है, ये चीज़ हमने सीखी थी। तो इसको हटाएंगे और एक कांस्टेंट को लाएंगे, R इज ρL/A। अब ये रो क्या होता है, ये एक कांस्टेंट है जिसका नाम है रेजिस्टिविटी। ये हो गई है एक वाइल्ड कार्ड एंट्री, ठीक है। रेजिस्टिविटी, जो रो है हमारा एक कांस्टेंट है, इसको रो पढ़ते हैं, इसको ऐसे, ठीक है, रो इसको पढ़ते हैं, रो होता है हमारी रेजिस्टिविटी। अब ये क्या होती है वो मैं आपको बता दूंगा। तो R इज इक्वल्स टू ρL/A, ये फॉर्मूला हो जाता है रेजिस्टेंस के लिए। ये सब फॉर्मूले आपको नोट डाउन करते चलना है, आई होप सो तुम लोग लिखते भी जा रहे होगे, समझते भी जा रहे हो, ठीक है। ρL/A हमारा ये फॉर्मूला हो जाता है, और इसमें कुछ भी नहीं है। अगर मैं आपको बोलूँ इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट वैसे आप याद कर लो ओम मीटर होगी, लेकिन अगर कभी भूल जाते हो इसकी यूनिट कैसे निकालेंगे, तो इस फॉर्मूले से निकाल दो। रो को इधर ही बनाए रखो, ए हमारा इधर जाएगा, तो R इंटू A/L, यही हो जाएगा। तो R की यूनिट ओम, एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर, और L की यूनिट होती है मीटर। तो रो की यूनिट कितनी हो गई, 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल, ओम मीटर, ठीक है। ये हमारा हो गया, ये एक तरीका हो जाता है। तो ये होती है हमारी रेजिस्टिविटी, ये जो रो होता है वो होती है हमारी रेजिस्टिविटी, और R होता है हमारा खाली रेजिस्टेंस। ये चीज़ अब आप समझ गए हो। अब हम समझते हैं रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस के बीच का डिफरेंस। बेसिकली इसका डिफरेंस क्या होता है, कुछ नहीं होता है, लिटरली कुछ नहीं होता है, हलवा होता है, बिल्कुल हलवा। देखो ये रेजिस्टेंस है और ये रेजिस्टिविटी है, इनके बीच का डिफरेंस मैं अगर तुमको बताने चला गया तो बहुत इजी सा हो जाता है, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के बीच का डिफरेंस। उसके पहले मैं थोड़ा सा पानी पीना चाहता था, बट ठीक है, उसके बाद हम पानी पीएंगे, ये और पढ़ा दें। रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में डिफरेंस इतना है, एक बच्चा पैदा होता है, उस बच्चे की स्किन का कलर, उस बच्चे की आँखें, उस बच्चे की नाक का स्ट्रक्चर, ये सब चीज़ें उसको पेरेंट्स से मिलती हैं, ठीक है। तो वो कहलाती है उसकी रेजिस्टिविटी। और बच्चा पैदा होने के बाद कैसी भाषा बोल रहा है, कैसा व्यवहार रख रहा है, कैसी बातचीत कर रहा है, ये सब क्या होता है, ये उसको वातावरण से मिलते हैं, एनवायरनमेंट से मिलते हैं, बाहर से मिलते हैं, वो होता है रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस दोनों का काम वही है, इलेक्ट्रिक करंट को रोकना, इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को अपोज करना। बस फर्क इतना सा आता है, ये इंट्रिंसिक होती है, इंट्रिंसिक या इनहेरिटेड होती है, ये पहले से होती है उस मटेरियल के अंदर, इनहेरिटेड होती है मटेरियल के अंदर, यानी हर मटेरियल की अपनी एक खुद की रेजिस्टिविटी होती है, और इसको एक्सटर्नली डाला जाता है बाहर से, कि भाई
जैसे मान लो एक वायर है, वहाँ पर हमें 20 ओम रेजिस्टेंस चाहिए, तो 10 ओम पहले से है वायर के अंदर, तो 10 ओम हम बाहर से डाल देंगे, वो हमारा रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस में इकलौता डिफरेंस है यूनिट के अलावा। हाँ, यूनिट का डिफरेंस है, इसकी यूनिट ओम है, इसकी यूनिट ओम मीटर है, बट इसके अलावा एक ही डिफरेंस है कि ये इनहेरिटेड होती है, इंट्रिंसिक होती है, और ये बाहर से डाली जाती है, अलग से हम इसको एक सर्किट में लगाते हैं। ये वायर में पहले से होती है, इसको अलग से सर्किट में लगाया जाता है रेजिस्टेंस को, ठीक है। आई होप सो क्लियर होता है। अब इससे एक और चीज़ बनती है कि क्योंकि ये पहले से होती है तो इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप लेंथ बढ़ा रहे हो, एरिया बढ़ा रहे हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसको सिर्फ एक चीज़ से फ़र्क पड़ता है कि नेचर ऑफ मटेरियल क्या है, कॉपर है, ये सब मतलब कौन सा मटेरियल है, इससे इसको फ़र्क पड़ेगा। तो अगर कभी पेपर में आ जाए कि हमने एक वायर लिया, उसकी लेंथ 2 गुनी कर दी, तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा और रेजिस्टिविटी कितनी हो जाएगी। तो अगर हम लेंथ 2 गुनी करेंगे तो रेजिस्टेंस भी 2 गुना हो जाएगा, लेकिन रेजिस्टिविटी कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। अगर हमने एक वायर लिया, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2 गुना कर दिया, तो ये रेजिस्टेंस उस आधा हो जाएगा, लेकिन ये कांस्टेंट ही रहेगा, ठीक है। यानी जो रेजिस्टिविटी होती है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता लेंथ और एरिया के चेंज करने से। पेपर में सवाल आ जाते हैं कई बार आपका बेसिक IQ टेस्ट करने के लिए, कॉमन सेंस को टेस्ट करने के लिए, कि भाई बताओ लेंथ बढ़ा दी तो रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नो चेंज, ओके। रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी आपको क्लियर हो जाता होगा। और कोई टॉपिक इसमें रह रहा है? आई डोंट थिंक सो और कोई इसमें टॉपिक रह रहा है, ठीक है। अब जनरली अगर आपने देखा होगा, जो हमारे घर में आयरन वायरन होते हैं या कुछ भी सामान जो होता है जिसमें जो हीट करने से, जिनका काम हम हीटिंग में यूज़ करते हैं, उनमें एलॉयज़ का यूज़ किया जाता है। एलॉय का मतलब मेटल्स के मिक्सचर को, अगर आपने मेटल्स नॉन मेटल चैप्टर पढ़ा है तो एलॉय का मतलब होता है मेटल के मिक्सचर को यूज़ किया जाता है। क्यों? क्योंकि मेटल का मिक्सचर जो होता है उसकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा होती है खाली मेटल के मुकाबले। अगर आप एक मेटल पकड़ोगे, जैसे ये एक मेटल है, तो इसकी रेजिस्टिविटी यानी करंट के फ्लो को अपोज करने की क्षमता थोड़ी कम होगी, लेकिन अगर इसी मेटल को आप 3-4 मेटल के साथ मिक्स कर दोगे तो उसकी रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है। तो हम लोग एलॉयज़ को यूज़ करते हैं, ठीक है, मेटल्स के मिक्सचर को यूज़ करते हैं। जैसे एक बहुत फेमस है नाइक्रोम, नाइक्रोम को बड़ा यूज़ किया जाता है हीटर में, ठीक है, प्रेस में भी यूज़ किया जाता है कई जगह पे, ठीक। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। उसके पहले थोड़ा सा पानी, आप भी पानी पी सकते हो, ब्रेक है पानी का। मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज रेजिस्टर्स के अरेंजमेंट पर। अब एक सर्किट होता है, उस सर्किट में जो रेजिस्टेंस कनेक्ट होता है, यानी जो हम अलग से रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं जिसकी हमें ज़रूरत पड़ती है, उसको 2 तरीके से लगाते हैं। एक होता है सीरीज में, एक होता है पैरेलल में। और ये वर्ड से ही आप समझ जाओ, ठीक है। अगर मान लो रेजिस्टेंस का सिंबल होता है ये, ठीक है, कितनी भी, मतलब ज़रूरी नहीं है 5 ही, आप ऐसे करो, चाहे जैसे कर सकते हो। अगर मान लो मैं ऐसे रेजिस्टेंस लगा दूँ जहाँ पे जो रेजिस्टेंस हो वो एंड टू एंड कनेक्टेड हो, तो ये अरेंजमेंट कहलाएगा सीरीज अरेंजमेंट। और अगर मैं ऐसे रेजिस्टेंस लगा दूं जहाँ पे वो रेजिस्टेंस जो वो एक दूसरे से पैरेलल हो, ऐसे, तो ये कहलाएगा पैरेलल अरेंजमेंट, ठीक है। इसको हम R1 बोल देते हैं, इसको हम R2 बोल देते हैं, इसको R1 बोल देते हैं, इसको R2 बोल देते हैं, ठीक है। ये तो जब हम इस तरीके से कनेक्ट करते हैं तो वो हमारा, इसकी कोई डेफिनेशन याद नहीं है ना करनी, इस तरीके से कनेक्ट करते हैं तो हमारा सीरीज अरेंजमेंट होता है, और उस तरीके से कनेक्ट करते हैं तो हमारा पैरेलल अरेंजमेंट होता है। एक ही डिफरेंस होता है, वो होता है कि हम कैसे रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। बेसिकली मान लो ये इसमें टोटल रेजिस्टेंस अगर हमें निकालना है, दैट इज R इक्विवेलेंट, तो इसमें सीधा सीधा निकाल लेते हैं R1 प्लस R2 को ऐड करके। जैसे मान लो ये अगर 2 है, ये हमारा 3 है, तो 2 प्लस 3 दैट इज 5 ओम हमारा टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा। बस इसमें ऐसा नहीं कर सकते, इसमें अगर हमें निकालना है टोटल रेजिस्टेंस तो इसमें हम ऐसे निकालते हैं 1/R इक्विवेलेंट, और मान लो ये अपना कितना है, ये अपना 2 है, ये अपना 3 है, ठीक है, नहीं 2 और 3, हाँ चलो 2 और 3 ले लेते हैं। तो ये हमारा 1/2 होगा, 1/R1 1/R2, तो इसको लिखेंगे 1/2 1/3, सॉल्व करेंगे तो ये 6 आ जाएगा, ये 3 2 2 3 5/6। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा 1/R इक्विवेलेंट, यानी टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 5/6। और अभी ये तो पूरे वैल्यू नहीं आई ना, हमारी पूरी वैल्यू कब मानी जाएगी, जब ये R इक्विवेलेंट ऊपर आ जाएगा। तो इसके लिए हम क्या कर देते हैं, खाली आप रेसिप्रोकल भी कर सकते हो अगर यहाँ पर भी 1 है, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो क्रॉस मल्टीप्लाई बोल देते हैं उसको, ठीक है। तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 6/5 ओम,
ठीक है, ये हमारे इसमें आंसर आ जाता है। इतना सा डिफरेंस होता है। पैरेलल में जब हम ऐड करते हैं तो इस तरीके से ऐड करते हैं, और सीरीज में ऐड करते हैं तो इस तरीके से ऐड करते हैं। बहुत सिंपल सी चीज़ होती है। एक और चीज़ याद रखना, पैरेलल अरेंजमेंट में, जो पैरेलल अरेंजमेंट होता है उसमें एक चीज़ कांस्टेंट रहती है, वो होता है वोल्टेज। यहाँ पर वोल्टेज कांस्टेंट रहता है और करंट डिफरेंट रहता है, यानी कि अलग अलग अप्लायंसेस में वोल्टेज सेम ही पहुंचेगा। लेकिन इसमें उल्टा होता है, इसमें वोल्टेज डिफरेंट रहता है और इसी वजह से हम इसको घर में यूज़ नहीं करते। इसी वोल्टेज डिफरेंट, करंट सेम रहता है। ठीक है, यानी इसका मतलब ये हो रहा है कि अगर कहीं पर सीरीज अरेंजमेंट किया गया है तो वहाँ पर हर एक बल्ब को सेम करंट मिलेगा, लेकिन वोल्टेज सब पे अलग अलग होगा। तो वोल्टेज अलग हुआ तो कोई बल्ब अच्छा जलेगा, कोई बल्ब कम बुरा जलेगा, कम अच्छा जलेगा। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होगा, सब पे सेम वोल्टेज जा रहा है, तो पैरेलल में कनेक्ट होगा तो सब पे सेम वोल्टेज है, तो सब प्रॉपर तरीके से ग्लो करेंगे। ठीक है, और करंट तो देखो अलग अलग जाना चाहिए ना, सबकी करंट रिक्वायरमेंट अलग अलग है, इसमें गलत हो जाता है। तो अगर हम इसमें ही देखते हैं, ये मैंने इसलिए बताया कि अगर आपको कभी इसमें R1 R2 के टर्म्स में ना निकालना हो, इसको हम फॉर्मूला को थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। जैसे R इक्विवेलेंट है, तो हमने पढ़ा था ना फॉर्मूला ओम्स लॉ में, R इज इक्वल्स टू V अपॉन I। ठीक है, तो हम इसको इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं, V अपॉन I इक्वल्स टू, अब इसमें क्या हो जाएगा, वोल्टेज डिफरेंट है तो V1 अपॉन I, V2 अपॉन I, ऐसे भी ये भी इसका एक फॉर्मूला बन जाता है ना, बन सकता है। बहुत इजी, मतलब हमने क्या किया, R की जगह फॉर्मूला बदल दिया, फॉर्मूला वही है, बस R की जगह V अपॉन I टर्म्स में लिख दिया। अगर मान लो किसी सवाल में आपको R नहीं दिया है डायरेक्ट, आपको इनकी वैल्यू दे रखी है, तो आप डायरेक्ट इस तरीके से निकाल सकते हो। इसमें भी हम सेम ही करेंगे, इसमें R1 की जगह क्या लिख देंगे, इसमें R1 की जगह फॉर्मूला रख देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट अगर हमको निकालना है तो 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1 R इक्विवेलेंट। इसमें वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा, I अपॉन V, I1 अपॉन V, I2 अपॉन V, बस हो गया हमारा, डन है, और कुछ भी नहीं है इसमें। इस तरीके से निकाल लेंगे। ये आपका अभी यूज़ में नहीं आएगा, इसको आपको यूज़ नहीं करना है, ये आपका अभी यूज़ में नहीं आएगा, आपको खाली इतने से मतलब रखना है, वो आपको बस बताने के लिए मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अभी आप समझ जाते हो सीरीज़ और पैरेलल अरेंजमेंट। अब इसमें एक और चीज़ समझो कि हमारे घर में जो अरेंजमेंट होता है वो कौन सा होता है। हमारे घर में जिस तरीके से वायरिंग करी जाती है वो सीरीज़ में नहीं होती है, पैरेलल में होती है। जो हमारे घर के सर्किट्स को बोलते हैं डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। और हमारे घर में कौन सा होता है, पैरेलल अरेंजमेंट होता है। पैरेलल अरेंजमेंट क्यों होता है, इससे हमेशा एक सवाल बनता है आपके पेपर में। अब इसमें बेसिकली 2-3 चीज़ें हो जाती हैं, अब मैं आपको वो सब बताने वाला हूँ। 2-3 चीज़ें क्या है, पेपर में या तो आपसे पूछ लेगा कि सीरीज़ अरेंजमेंट क्यों ख़राब है, या पूछ लेगा पैरेलल अरेंजमेंट क्यों बेहतर है। बात वही है, लेकिन आपसे पूछेगा ऐसे कि सीरीज़ ख़राब क्यों है या पैरेलल अच्छा क्यों है। तो हमारे घर में जो अरेंजमेंट है वो पैरेलल है, सीरीज़ नहीं है। सीरीज़ इसलिए नहीं है क्योंकि सीरीज़ में क्या होता है, सारी चीज़ें एंड टू एंड कनेक्टेड होती हैं, तो उससे क्या होता है, अगर एक ही चीज़ ख़राब हो जाती है तो उससे पूरा सिस्टम ख़राब हो जाएगा। मान लो जो झालर होती है हमारे घर में, वो आप देखते हो ना एंड टू एंड कनेक्ट होती है, एक दूसरे से कनेक्ट रहती है। तो अगर एक ही झालर एक ही झालर का बल्ब, यानी वो एक ही सर्किट का वो जो तार होता है, जो भी होता है, उसको बोलते हैं, शब्द नहीं आ रहा मेरे को, वो ख़राब हो गया तो पूरी झालर ही ख़राब हो जाती है। दूसरी चीज़, सीरीज़ अरेंजमेंट में चाहे जितने अप्लायंसेस हो, चाहे पंखा हो, बल्ब हो, हीटर हो, उन सब का स्विच एक ही होता है। यानी कि अगर तुमको पंखा चलाना है, बल्ब नहीं जलाना, तो मजबूरी में तुम्हें बल्ब भी जलाना पड़ेगा। तीसरी चीज़, सीरीज़ अरेंजमेंट में ये पता करना मुश्किल होता है कि किस चीज़ में खराबी है। क्यों? क्योंकि एक चीज़ में खराबी आने से सब निपट जाता है, सभी ऐसा लगता है पूरे घर की लाइट बंद हो जाती है। चौथी चीज़, सीरीज़ अरेंजमेंट जहाँ पर होता है वहाँ पर रेजिस्टेंस हाई होता है। उसका रीज़न ये होता है क्योंकि सीरीज़ अरेंजमेंट अगर होता है तो वहाँ पर रेजिस्टेंस कैसे ऐड कर देते हैं हम, R1 + R2 + R3 ऐसे ही ऐड करते हैं ना। तो सीरीज़ अरेंजमेंट में ये सब दिक्कतें होती हैं। और अगर मैं बोलूँ पैरेलल अरेंजमेंट बेहतर क्यों है, तो उसको मैं सीधा सीधा लिख सकता हूँ, क्योंकि पैरेलल अरेंजमेंट में क्या होता है, नंबर 1 चीज़, सेपरेट स्विच होते हैं अलग अलग अप्लायंसेस के लिए। नंबर बी चीज़, सेम वोल्टेज होता है हर सब पे। ये भी एक पॉइंट था सीरीज़ का जो मैं मिस कर गया, कि सीरीज़ क्यों ख़राब है, क्योंकि सीरीज़ में सबको अलग अलग वोल्टेज मिल रहा है। तो जिसको सबसे पहले वोल्टेज मिल गया पूरा, वो तो अच्छे से जलेगा, एंड वाले अप्लायंस अच्छे से नहीं जलते हैं। इसमें सबको सेम वोल्टेज मिलता है तो सब बढ़िया से ग्लो करते हैं। सी, और इसमें क्या होता है, रेजिस्टेंस कम रहता है। क्यों कम रहता है? क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस जिस तरीके से ऐड होता है तो वो कम ही आएगा हमेशा एज़ कम्पेयर टू
सीरीज। अब बेसिकली ये चीज़ अगर आप हिसाब देखोगे, देखो सीरीज में हम रेजिस्टेंस ऐसे ऐड करते हैं सीधा सीधा, तो ऑब्वियसली वो ज़्यादा आएगा, लेकिन अगर हम इसी को ऐसे ऐड करेंगे तो ये कम आएगा। तो यही फ़ायदा होता है पैरेलल का, ठीक है। और तीसरी चीज़ भी हमारी हो गई, क्या बोलने वाला था मैं, सेपरेट स्विच सेम वोल्टेज, एक और पॉइंट कुछ तो होता है, वो तुम कमेंट सेक्शन में बता के जाना, सडनली मेरे दिमाग से निकल गया है, मतलब होगा दिमाग में, पर हाँ एक होता है फ्यूज़ वाला, नहीं फ्यूज़ वाला यहाँ नहीं आता है, पर एक कोई पॉइंट है जो मेरे दिमाग से निकल रहा है और वो मैंने लिखा भी नहीं है। एक तो सेपरेट स्विच होते हैं, अलग अलग सेम वोल्टेज होता है जिसकी वजह से सब बढ़िया चलते हैं, रेजिस्टेंस लो होता है। और जो होगा मुझे इस वीडियो के जहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ इसी के टाइम से टैग करके मेरे को एक और ये पॉइंट बताकर जाना, ठीक है। अभी मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, उस पर चले जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है। उसके पहले मैं ज़रा से वीडियो चेक करूँगा। तो इलेक्ट्रिक पावर पे हम आते हैं। क्या होता है ना, जब छोटी वीडियो होती है तो उसमें आप कॉन्शियस होते हो कि कैसे दिखोगे, बाल सही है या नहीं, बट जब बड़ी वीडियो होती है 40-45-50 मिनट की, तो फिर आप कहते हो लेट देम सी, बस ठीक है जो है ऐसे ही है, हम ऐसे ही पानी पियेंगे, ऐसे ही यहाँ से वहाँ घूमेंगे, बिल्कुल फ्रीडम के साथ पढ़ाएंगे, तुम भी बिल्कुल फ्रीडम के साथ पढ़ना, तुमको जैसे पढ़ना है वैसे पढ़ना, 2x पे 1.5x पे 1x पे जैसे पढ़ना है पढ़ो, समझ में आना चाहिए, ठीक है। वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज़ इलेक्ट्रिक पावर। तो ये मेरे को 4th पॉइंट बताकर जाना है, ये तुम लोगों की जिम्मेदारी है, ठीक है। अब आ जाते हैं, इससे मुझे ये भी पता चलेगा तो तुमने वीडियो देखी है पूरी। अब आते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है, इलेक्ट्रिक पावर या पावर क्या होती है। देखो ये टॉपिक इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इस टॉपिक से ही सवाल बनते हैं, न्यूमेरिकल बहुत सारे बनते हैं इससे, रेजिस्टेंस से बनते हैं, 1-2 बन सकते हैं, 1-2 तो नहीं, बहुत कह दिया मैंने, 1-2 यहाँ से बनेंगे, नहीं रेजिस्टेंस से इतने न्यूमेरिकल नहीं बनते हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे फिजिक्स में आपको डराया जाता है बोल कि बहुत न्यूमेरिकल आएंगे, बहुत न्यूमेरिकल, बट रियलिटी में अगर आप प्री बोर्ड देखोगे, अगर आप CBSE वाले हो और आप KV से हो, तो KV आपको प्री बोर्ड ही जो कराएगा ना, उसी में आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि मुश्किल से एक न्यूमेरिकल आएगा 4 नंबर का या 6 नंबर के न्यूमेरिकल आ जाएंगे बस, उसके अलावा सब कुछ थ्योरी है, ठीक है। तो बेफालतू का इसमें दिमाग ज़्यादा लगाना नहीं है, थ्योरी पे ज़्यादा फोकस रखो क्योंकि वो ज़्यादा पोर्शन कवर करती है। न्यूमेरिकल पे फोकस रखो, पर न्यूमेरिकल से घबराओ मत। कई बच्चे क्या करते हैं, पूरा थ्योरी पढ़ लेंगे, फिर एक न्यूमेरिकल नहीं आया, घबरा के बैठ जाएंगे कि यार हमको तो कुछ आता ही नहीं है। ऐसा नहीं होता। मैंने ये चैप्टर पढ़ा है, मैं भी अभी अगर न्यूमेरिकल करने बैठूँ तो 10 में से 9 आएंगे, एक मुझे भी नहीं आएगा, बट दैट डजंट मीन कि मैं रोऊँ उसको लेकर, नहीं आया। आप चाहे जितने समझदार बन जाओ, हर सब्जेक्ट में हमेशा कोई ना कोई ऐसा सवाल होगा जो आपको नहीं आ रहा होगा और किसी और को आ रहा होगा, बट दैट डजंट मीन कि आप फेलियर हो या आप गधे हो या आपको कुछ नहीं आता, ठीक। तो कभी भी ऐसा हो जब आपको कोई सवाल ना आए या पढ़ने के बाद भी आपको लगे कि ये चीज़ में मैं कॉन्फिडेंट फील ना कर रहा हूँ, तो उस टाइम पर खुद को उतना सीरियस मत लो, या तो उस टॉपिक को लिख लो कहीं पर कि मैं इसको बाद में देखूंगा, या किसी और से समझ लूँगा, किसी दोस्त से, किसी बहन से, किसी भाई से या किसी टीचर से, या फिर उस टॉपिक को साइड में रख दो ये बोलकर कि भाई 80 नंबर के पेपर में ये टॉपिक कितने नंबर का आएगा, 2 नंबर 3 नंबर, बाकी 77 तो मेरे हाथ में अभी भी है ना, मैं उनको पढ़ लूँगा, ये तो हो ही जाएगा। बस थोड़ा सा पॉजिटिव रहना पड़ेगा अपने माइंड सेट के साथ, ठीक है। अब आते हैं इलेक्ट्रिक पावर। पावर क्या होती है, पावर मतलब शक्ति। शक्ति बोले तो किसी भी काम को करने की आपकी क्षमता, कैपेबिलिटी। तो इलेक्ट्रिक पावर का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी से। तो इलेक्ट्रिसिटी के काम करने की क्षमता को हम इलेक्ट्रिसिटी, ये तो टंग ट्विस्टर हो गया मेरे लिए, इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिसिटी। देखो पावर होती है काम करने की क्षमता, हमारी शक्ति, ठीक है। तो बेसिकली जैसे मान लो आप एक काम कर रहे हो तो आप कितने टाइम में वो काम कर ले रहे हो वो बताएगा आपकी पावर कितनी है। उसी तरीके से इलेक्ट्रिक पावर का मतलब ये है कि कोई भी अप्लायंस, कोई भी जो डिवाइस है वो कितनी इलेक्ट्रिसिटी खा रहा है कितने टाइम के अंदर, उससे है सीधा सीधा मतलब। बहुत अच्छी भाषा में निकल गया मुझे लगता है। अगर एक बल्ब लिखा है 9 वॉट, तो वो बता रहा है कि क्या करेगा, 9 जूल एनर्जी खाएगा पर सेकेंड में। बस यही है इलेक्ट्रिक पावर। तो इलेक्ट्रिक पावर बेसिकली क्या होती है, जो ये बताती है कि कितना इलेक्ट्रिकल वर्क डन किया जा रहा है, कितना पावर को उस तरीके से, कितनी शक्ति को खाया जा रहा है कितने टाइम के अंदर, बस, और कुछ भी नहीं होता है। तो P इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं W/T। ये एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब इसी से हम 3 फॉर्मूले ड्राइव करते हैं। हम बोलते हैं कि मान लो एक वायर है, उस वायर में पोटेंशियल डिफरेंस है V, करंट फ्लो कर रहा है I,
और टी टाइम के लिए फ्लो कर रहा है। ये हम बोलते हैं कि लेट्स सपोज इन अ वायर पोटेंशियल डिफरेंस हमारा V है, PD इज इक्वल्स टू V है, करंट हमारा I है और टाइम जो हम जितने टाइम के लिए फ्लो कर रहा है वो हमारा T है। तो उस वायर के अंदर अगर हम वर्क डन निकालने जाएंगे तो कैसे निकालेंगे, कितना वर्क हुआ, सीधा इनका मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम यही यहाँ पे करते हैं, इसी फॉर्मूले में हम क्या करते हैं, P इज इक्वल्स टू V इंटू आई इंटू टी अपॉन टी। तो T से T कट गया, तो यहाँ से एक और फॉर्मूला बनता है P इज इक्वल्स टू VI। ये एक फॉर्मूला बड़े काम की चीज़ है। अब इसी फॉर्मूले से एक और भी फॉर्मूला बनेगा। पावर की यूनिट मैं आपको बता देता हूँ, पावर की यूनिट ऐसा यूनिट होती है वॉट। अगर मैं कुछ मिस कर जाऊँ तो मेरे को बता देना यार। ये वॉट छोटी यूनिट होती है, एक इससे भी बड़ी यूनिट होती है कॉमर्शियल यूनिट जिसको बोलते हैं, वो कहलाती है किलो वॉट। ठीक है, वो मैं आपको बता दूंगा, अभी ये चीज़ पे हम आने वाले हैं। तो एक फॉर्मूला ये होता है P इज इक्वल्स टू VI। अब इस फॉर्मूले से आप एक और फॉर्मूला बना सकते हो। क्या फॉर्मूला बना सकते हो, V की जगह हम क्या लिख सकते हैं, V की जगह IR लिख सकते हैं, ओम्स लॉ हमने पढ़ी थी। V की जगह ओम्स लॉ से हम क्या कर सकते हैं, P इज इक्वल्स टू IR इंटू आई। तो अगला फॉर्मूला हमारा हो जाएगा P इज इक्वल्स टू I स्क्वायर R। एक फॉर्मूला ये हो गया। अभी हमने ओम्स लॉ पढ़ी थी, तो ओम्स लॉ से हम एक और चीज़ भी तो लिख सकते हैं, R बराबर V अपॉन आई, ये भी लिख सकते हैं। नहीं सॉरी, हम लिख सकते हैं I बराबर V अपॉन R, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इससे हम क्या करेंगे, इसको भी इधर रख के देख लें। तो P इज इक्वल्स टू V इंटू V अपॉन R। तो एक अगला फॉर्मूला हमारा क्या बन गया, P इज इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन R। तो ये तीन फॉर्मूले हैं, इन तीन फॉर्मूले से आपका पूरा काम बन जाएगा, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। पावर की ऐसा यूनिट होती है वॉट, और पावर की ये तीन फॉर्मूले होते हैं। किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का सबसे आसान, बेहद आसान तरीका है कि सबसे पहले आप नोट डाउन करो क्या गिवन है। अगर आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ नहीं आ रही है, सर्किट डायग्राम समझ नहीं आ रहा है, चलेगा बॉस, सबसे पहले नोट डाउन कर लो कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना दे रखा है। और नोट डाउन ऐसे करो कि देखो V इतना है, I इतना है, इससे आपको दिख जाएगा कि V की वैल्यू दे रखी है, I की दे रखी है, R की दे रखी है, नहीं दे रखी है। तो आपको पता रहेगा, आपको फॉर्मूले याद रहेंगे, तो आपको पता रहेगा कि यार ये फॉर्मूला लग सकता है, वो फॉर्मूला लगा के देख लेते हैं, बस उतने में ही आपका दिमाग काम करना शुरू हो जाएगा। न्यूमेरिकल में लोगों के दिमाग काम क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि वो लैंग्वेज से घबरा जाता है। लैंग्वेज को देखो ही मत पहले, अगर तुम्हें लैंग्वेज से डर लगता है, खाली देखो क्या क्या गिवन है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया है तो V की वैल्यू दी गई है, करंट दिया गया है तो I की वैल्यू दी गई है। कहीं पर करंट नहीं देगा, कहीं पर तुमको बोलेगा कि चार्ज दे रखा है, कि चार्ज जो है इतने इतने कूलम में और इतने इतने टाइम के लिए फ्लो कर रहा है। तो क्या करेंगे, करंट निकालने के लिए चार्ज और टाइम को निकाल दो, बस डन हो जाएगा। तो इतना डिफिकल्ट नहीं होता है जितना हम बना लेते हैं। छोटे छोटे न्यूमेरिकल को सॉल्व करोगे ये विल गेट। इलेक्ट्रिक पावर की ऐसी यूनिट होती है वॉट, ये इसके फॉर्मूले होते हैं। ये फॉर्मूले को हटाओ, मारो गोली पहले, 1 2 3, ये बड़े इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। इधर ही से एक और फॉर्मूला बनता है, वो फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। हमेशा याद रखो, अब ये जो पावर होती है इसका मतलब वर्क डन अपॉन टाइम। अगर मैं बोलूँ 100 वाट का एक बल्ब है, तो इसका मतलब होगा कि वो बल्ब 100 जूल एनर्जी या 100 जूल वर्क डन करता है 1 सेकेंड के अंदर। ठीक है, यानी कि सीधी सी बात है, अगर 100 वाट का एक बल्ब है तो वो 100 जूल एनर्जी खा रहा है 1 सेकेंड के अंदर। इसीलिए पहले बोलते थे ना कि ये बल्ब मत लो भैया, बहुत ज़्यादा वाट का है। पुराने जो बल्ब आते हैं आज भी 10-10 रुपए के, जो पीले कलर के चलते हैं, अगर आपने देखे हो, वो 100 वाट के होते हैं एक्चुअल में। वो बहुत बिजली खाते हैं। क्यों? क्योंकि वो 1 सेकेंड के अंदर 100 जूल खा रहे हैं। जितने वाट का बल्ब उतनी एनर्जी खाएगा 1 सेकेंड में। इसीलिए आज के जो LED बल्ब हैं वो 9 वाट के आते हैं, 9 वाट। तो 9 वाट का मतलब वो 1 सेकेंड में कितनी एनर्जी खा रहे हैं, 9 जूल खा रहे हैं। तो 9 जूल इज मच बेटर देन 100 वाट, 100 जूल। ठीक है, तो ये चीज़ तुम समझ गए, ये फॉर्मूले समझ गए। हम एक और कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, बस उसके बाद हमारा हो जाएगा, ये चैप्टर से हमारा वास्ता खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे क्या करना है आगे। इसमें अब देखो, तुम एक चीज़ देख लो, यहाँ मैंने कुछ लिखा था, पावर लिखा था, वर्क डन लिखा था, वर्क डन अपॉन टाइम लिखा था। वर्क डन अपॉन टाइम, वर्क डन को हम ऐसे भी बोल सकते हैं एनर्जी, कितनी एनर्जी खा रहा है, क्योंकि वर्क डन की यूनिट तो जूल होती है, जूल तो यूनिट एनर्जी की है। तो अगर कभी हमें पेपर में निकालने आ गया कि कितनी एनर्जी खा रहा है, तो कैसे निकालोगे? वेरी सिंपल। ये निकालने के लिए हम कैसे निकालेंगे, एनर्जी यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल्स टू पावर इंटू टाइम।
बस, और कुछ नहीं करना। इससे तुम्हें पता चल जाएगा कितनी एनर्जी खा रहा है। जैसे मान लो ये 100 वाट है पावर, और ये अपना टाइम हो गया कितना, मैंने बोल दिया 5 सेकेंड, ठीक है। तो ये कितना कितना खा रहा है एनर्जी, 500 वाट सेकेंड। अब इसको, ये जो यूनिट है ना, ये बहुत बेसिक यूनिट है, इस तरीके से हम यूनिट नहीं लेते हैं, क्योंकि हमारे घर में इतनी छोटी छोटी यूनिट पर सेकंड के हिसाब से कैलकुलेट नहीं होता। हमारे घर में जो कैलकुलेट होता है या किसी फैक्ट्री में कॉमर्शियल तरीके से कैलकुलेट होता है, वहाँ पर टाइम को लिया जाता है आर के हिसाब से, ठीक है, और पावर को लिया जाता है वॉट के हिसाब से, नहीं किलो वाट के हिसाब से, क्योंकि एक वॉट बहुत छोटी यूनिट है और इतने सारे अप्लायंस चल रहे हैं, तो एक एक वॉट के हिसाब से जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो किलो वाट क्या होता है, एक वॉट, 1 किलो वाट में होते हैं 1000 वाट, ठीक है, 1000 वाट। तो हम इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। हमारे घर पे जो बिल आता है वो किस में आता है, वो आता है यूनिट में। हम बोलते हैं ना कि देश में यूनिट का रेट 8 रुपये चल रहा है, तो 8 रुपये यूनिट का मतलब, एक यूनिट का मतलब होता है 1 किलो वाट आर, ठीक है। तो अगर मान लो आपके घर में बिल आता है नहीं, आपके घर में आपने बिजली इस्तेमाल करी 5 किलो वाट आर और एक यूनिट का रेट है 5 रुपये, तो आपका बिल कितना हो जाएगा, 5 × 5 25 रुपये। दैट्स इट, दैट्स द सिंपल गणित, ठीक है। तो जो कॉमर्शियल यूनिट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की, वो क्या होती है, किलोवाट आर होती है। इसी 1 किलोवाट आर का मतलब 1 यूनिट से होता है। इसी तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं घर के बिल को। हमारा घर का बिल किलोवाट आर में, फैक्ट्री का बिल इसी तरीके से आता है। पेपर में आपके सवाल आते हैं कि बताओ भैया बिल कितना आएगा, अगर 1 यूनिट का रुपये इतना है, वो इतना है, तो ये इस तरीके से आपसे पूछता है। तो उसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा और कुछ नहीं है इस सवालों में, ये मैंने आपको बता दिया। अभी हम आते हैं हमारे इस चैप्टर में, और कुछ बचा है। हाँ, एक चीज़ बची है, वो आप याद रखो, वो शायद से आपके MCQ में ना आ जाए, बस वही थोड़ा सा डर रहता है कि 1 किलोवाट आर में, एक तो आपको पता है कि 1 किलोवाट में 1000 वाट होते हैं, ये तो आपको पता है। 1 किलोवाट आर में कितने जूल होते हैं, कितने जूल होंगे, तो ये वैल्यू याद रखो, 3.6 × 10⁻⁶ जूल, बस, और कुछ याद नहीं रखनी। इस चैप्टर में 2 ही चीज़ें तो याद रखनी है, एक कूलम में 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, और ये वाला चीज़, बस, और कुछ याद नहीं रखना है इसमें, बस डन है हमारा ये चीज़। तो ये चीज़ आप समझ गए। अब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक और कवर करते हैं, दैट इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट इस पर भी हो गया, सही से चल ही नहीं रहा है ब्रदर। इलेक्ट्रिक करंट, आई होप तुमको दिख रहा हो, ना दिख रहा हो तो कोशिश करना थोड़ा सा देखने की, थोड़ा सा एडजस्ट करने की। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, शब्द को पकड़ो। इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफेक्ट, इलेक्ट्रिक करंट से जब हीट प्रोड्यूस होती है और उस हीट एनर्जी की मदद से जब हम अप्लायंस को चलाते हैं, तो वही है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का मतलब द हीट एनर्जी प्रोड्यूस बाय द इलेक्ट्रिक करंट या ड्यू टू द ऑब्स्ट्रक्शन इन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज सिंपली द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये करंट जा रहा है, ठीक है। अब देखो, ये एक रास्ता है, यहाँ से कुछ लोग जा रहे हैं, कुछ लोगों ने इन लोगों को रोकने की कोशिश करी, तो इनके बीच गर्मा गर्मी होगी, हीट बढ़ेगी, गर्माहट बढ़ेगी, यही है हीटिंग इफेक्ट। ये करंट जा रहा था, यहाँ रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस ने करंट को रोका, तो क्या हो जाएगा, इनके बीच गर्मी होगी, गर्मा गर्मी होगी, यही है हमारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसी तरीके से प्रेस काम करती है, यानी आयरन, हीटर, सब इसी तरीके से काम करता है। करंट फ्लो जा रहा होता है, यहाँ से रेजिस्टेंस उसे रोकता है, जब रोकता है तो उस पर्टिकुलर एरिया में जहाँ से करंट रोक रहा है रेजिस्टेंस को, वहाँ पर गर्माहट बढ़ जाती है, हीट एनर्जी बढ़ जाती है, और उसी हीट एनर्जी से हम क्या करते हैं, अलग अलग अप्लायंसेस को चलाते हैं, जैसे कि जो आयरन है, जो हीटर है, वो सब इसी तरीके से जलते हैं। अगर आपको कैलकुलेट करना है कि कितनी हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है करंट से, तो वो कैसे करोगे, तो जो हीट एनर्जी होती है ना, जो हीट होती है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है I के स्क्वायर के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेजिस्टेंस के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है T के, यानी कि करंट के स्क्वायर के। यानी जितना करंट बढ़ेगा, अगर मान लो जितना करंट बढ़ेगा उसके स्क्वायर के हिसाब से हीट एनर्जी भी बढ़ेगी। सीधी सी बात है, अगर करंट बढ़ाओगे तो हीट एनर्जी बहुत बढ़ जाएगी, रेजिस्टेंस बढ़ाओगे हीट एनर्जी बढ़ जाएगी, टाइम बढ़ाओगे हीट एनर्जी बढ़ जाएगी। अब हम इसको इक्वेट कर देते हैं, H = I² RT। अब आप बोलोगे भैया इसको हटाना है तो कांस्टेंट यूज़ करेंगे। कांस्टेंट जब आप जनरली हम यूज़ कर लेते हैं, अगर हमारे पास कोई और कुछ नहीं है वैल्यू यूज़ करने को, तो हम 1 को कांस्टेंट यूज़ कर लेते हैं। तो 1 लिखना नहीं होता है, बस 1 को हमने यूज़ कर लिया इमेजिनरी कांस्टेंट की, हमारा 1 है, क्योंकि 1 भी तो कांस्टेंट ही है, 1 की वैल्यू थोड़ी ना कभी बदलने वाली, ठीक है।
तो H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी से आप कैलकुलेट कर सकते हो कि कितनी हीट एनर्जी प्रोड्यूस हुई। अब इसके एप्लीकेशंस क्या हैं? एप्लीकेशंस बोले तो हीट एनर्जी वाला हीटिंग इफेक्ट कहाँ कहाँ पे यूज़ हो रहा है? नंबर 1 तो जो प्रेस है यानी आयरन है, एक तो प्रेस बोलने की आदत नहीं जा रही है, वाटर हीटर है। अभी एक स्टूडेंट है वो बोल रही थी एयर फ्रायर करके कुछ होता है, मैंने कभी देखा नहीं एयर फ्रायर क्या होता है, बट एयर फ्रायर करके कुछ होता है, उसमें भी यही चीज़ होती है। गीज़र है, ठीक है, और भी कई। और दूसरा होता है बल्ब में, बल्ब जो होता है ना वो भी हीटिंग इफेक्ट की वजह से ही चलता है। बल्ब के अंदर होता है फिलामेंट, फिलामेंट जो होता है, फिलामेंट बहुत छोटा सा होता है, ऐसा कुछ करके होता है, ऐसा कुछ, और ये बना होता है टंगस्टन मेटल का। तो ये जो टंगस्टन मेटल होता है जब इसमें करंट पहुंचता है तो ये हीट होना शुरू होता है, हीट होना शुरू होता है, और जब ये हीट होता है तो ये ग्लो करता है, और इसके ग्लो करने से फिलामेंट ग्लो करता है और बल्ब जलता है। और ये जो टंगस्टन मेटल होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत तगड़ा होता है, यानी मोर देन 3000 डिग्री सेल्सियस होता है। यानी तुम 3000 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर भी इसको दे दो तब भी ये पिघलेगा नहीं, तभी जाकर ये जल पाता है। और कभी अगर बल्ब फ्यूज़ हो जाता है तो हम बोलते हैं बल्ब फ्यूज़ हो गया, बल्ब फ्यूज़ नहीं हुआ, फिलामेंट में दिक्कत है, वो टंगस्टन में, फिलामेंट में दिक्कत है, वो जो टंगस्टन मेटल था अब वो मेल्ट हो गया, उसमें कोई दिक्कत आ गई है, ठीक है। तीसरी चीज़ हीटिंग इफेक्ट कहाँ काम होता है? हमारे घर में जो फ्यूज़ होते हैं उसमें, हमारे घर में फ्यूज़ लगा होता है, वो फ्यूज़ जो होता है शायद से टिन प्लेटेड होता है या कॉपर प्लेटेड होता है। तो बेसिकली क्या होता है जब कभी कभी हमारे घर में ज़रूरत से ज़्यादा करंट आ जाता है तो ये जो फ्यूज़ है ये, अरे एक तो मुझे लग रहा है ये टूटेगा, फ्यूज़ ना टूटे, फ्यूज़ ब्रेक डाउन हो जाता है। और जैसे ये फ्यूज़ ब्रेक डाउन हो जाता है तो हमारे घर में जो करंट की सप्लाई है वो रुक जाती है, जिसकी वजह से हमारा घर किसी इलेक्ट्रिक शॉक या इलेक्ट्रिक डिज़ास्टर जैसी सिचुएशन से बच जाता है। तो ये 3 एप्लीकेशंस होते हैं, और भी एप्लीकेशन है, आप चाहो तो आयरन, वाटर हीटर, गीज़र, इन सबको अलग अलग करके भी लिख सकते हो। तो इस तरीके से आपका ये चैप्टर का जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो ख़त्म हो जाता है। अब हम इसमें थोड़े से, अगर आप चाहो तो हम न्यूमेरिकल पोर्शन को कवर कर सकते हैं। आप क्या चाहो, मतलब चाहना तो मुझे ही पड़ेगा ना यार, ऑब्वियस है। तो आपका चाहना ना चाहना मुझे कमेंट सेक्शन से पता चलेगा, तो वो मैं चाहता हूँ वो पता चलता रहे। अगर आपको लगे कुछ इसमें कुछ सुझाव है कि इस तरीके से और पढ़ा दो या ऐसे करा दो, तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में लिख कर जाना, ठीक है। हम आ जाते हैं हमारे कुछ न्यूमेरिकल पोर्शन पर, जिसको हम कंप्लीट करते हैं बहुत ही कम टाइम के अंदर। पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्मूला में एक छोटा सा चेंज है, शायद से मेरे हिसाब से, मुझे याद नहीं है, मैंने अब वीडियो रोक के देख भी नहीं सकता। पोटेंशियल डिफरेंस वर्क डन अपॉन चार्ज होता था और मैंने शायद वर्क डन अपॉन टाइम बता दिया है, तो इस चीज़ को करेक्ट कर लेना अगर मैंने गलत बताया हो उस जगह पे, तो तुरंत ही करेक्ट कर लेना। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट तो वोल्ट ही होगी, अगर इस हिसाब से देखेंगे तो क्या हो जाएगा, जूल पर कूलाम हो जाएगा, ठीक है। बस इतना छोटा सा एक करेक्शन है पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्मूला में, बाकी कोई करेक्शन नहीं है, ठीक है। अभी देखते हैं हमारा पहला सवाल, दैट इज व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ बैटरी इफ 250 जूल ऑफ वर्क इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर 20 कूलम फ्रॉम वन टर्मिनल टू अनदर। मैंने आपको बोला था अगर आपको भाषा समझना है, लैंग्वेज समझना है, तो गिवन समझो कि क्या क्या दिया है। तो अगर आप देखोगे 250 जूल ऑफ वर्क, तो आपको वर्क दिया है कितना, 250 जूल, और आपको चार्ज दिया है कितना, कितना दे रखा है चार्ज, 20 जूल, ओके 20 कूलम, सॉरी 20 कूलम। चार्ज की यूनिट, चार्ज को क्यू से रिप्रेजेंट करता है। आपको पूछा गया है पोटेंशियल डिफरेंस, अभी मैंने बताया पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या था, वर्क डन अपॉन चार्ज, सीधी सीधी बात है, 250 अपॉन 20, ये 2 से 2 कैंसिल, 12.5 वोल्ट इज द आंसर। सीधा सीधा सवाल है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। पहले सवाल का आंसर बहुत क्लियरली हो जाता है। दूसरा सवाल अगर हम देखने जाए, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम, कितना वर्क करना पड़ेगा तो इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम। तो चार्ज दे रखा है कितना, 2 कूलम अक्रॉस 2 पॉइंट्स, जस्ट अ मिनट, अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 12 वोल्ट, यानी पीडी दे रखा है आपको कितना, 12 वोल्ट, चार्ज दे रखा है 2 कूलम। पूछा गया है कितना वर्क करना पड़ेगा, तो अगेन सेम फॉर्मूला यार, पीडी इज इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। तुमको पीडी दे रखा है 12, वर्क नहीं दे रखा है, वही निकालना है, क्यू दे रखा है 2, तो वर्क डन करना पड़ेगा 24 जूल, ठीक है। डन है, नॉट दैट डिफिकल्ट, छोटे छोटे सवाल ही, एक एक दो दो नंबर में आएंगे, थोड़े से बड़े सवाल भी देखेंगे हम इसके बाद। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक इलेक्ट्रिक बल्ब है which draws an electric bulb draws a current of 0.25 एम्पियर for 20 minutes, calculate the amount of charge flow through the circuit। तो एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जो कितना करंट निकाल रहा है, 0.25 एम्पियर। अभी मैं क्या पूरी कहानी पढ़ भी नहीं रहा हूँ, मैंने ये लिटरली सॉल्व नहीं किया, मैं खाली ये देख रहा हूँ क्या गिवन है वो क्या पूछा गया है। मैं नहीं पढ़ रहा कि ए एन कौन सा आर्टिकल यूज़ किया गया है, खाली गिवन पे जा रहा हूँ मैं। आई इज 0.25 एम्पियर, टाइम दे रखा है 20 मिनट्स।
अब 20 मिनट टाइम है तो तुमको भी पता है इसको सेकंड में बदलोगे, सेकंड में बदलने के लिए 20 इंटू 60 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 00 1200 सेकेंड्स। ठीक है, अब तुमको निकालना क्या है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू द सर्किट। सर्किट से चार्ज कितना गया होगा, अगर तुमने ध्यान से देखा है तो तुमने देखा होगा आई इज इक्वल्स टू क्या होता है, बताओ, आई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी होगा या मल्टीप्लाई बाई टी होगा, ये तुमको दिमाग लगाना है, क्योंकि अगर अपॉन टी हम लिख देंगे तो हमारी बात बनेगी या वैसे में हमारी बात बनेगी वो तुमको देखना पड़ेगा। तो इसको हम लिखेंगे अपॉन टी। ठीक है, क्यों, मतलब हमारी बात बनने से फ़र्क नहीं पड़ता, फॉर्मूला भी यही होता है। ठीक है, तो आई की अगर हम 0.25 एम्पियर लिखते हैं तो हमें क्यू ही निकालना है, कितना चार्ज फ्लो हुआ, और ये 1200। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 डिजिट पर पॉइंट कूलम, दैट इज आंसर इज 300 कूलम। ठीक है, तो आई का फॉर्मूला होता है क्यू अपॉन टी, ये तुमने लगा दिया। अगर तुम्हें निकालना है कितना करंट फ्लो हुआ तो हमने फॉर्मूला में पढ़ा भी था डेफिनेशन में कि कितने टाइम में कितना चार्ज फ्लो हुआ, तो करंट पता चल जाएगा तुम्हें। स्टिल आई एम सेइंग कि कोई लैंग्वेज को नहीं पढ़ रहा हूँ मैं, खाली गिवन और बस वो देख रहा हूँ। बस मेरे को एक चीज़ अच्छी हो गई है, फॉर्मूले थोड़े से याद हो गए। फॉर्मूले तुमको याद हो जाएंगे तो तुमको पता चल जाएगा क्या करना है। ले दे के फॉर्मूले वही हैं, वैल्यूज़ वही हैं, सब कुछ वही है, बस तुमको गिवन पे दिमाग लगा लेना है बस। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ अ वायर कैरिंग 2 एम्पियर करंट, तुरंत लिखो करंट कितना दे रखा है, कैरिंग 2 एम्पियर करंट, पोटेंशियल डिफरेंस इज कितना, इज 0.1 वोल्ट। ओके, 0.1 वोल्ट। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, तो ये हमारा एक तरीके से हमको वी दे रखा है, आई दे रखा है, आर कितना होगा हमारा, आर होगा हमारा वी अपॉन आई, इसकी वैल्यू निकाल दो 0.1 अपॉन 2, इसका आंसर आएगा 0.05 ओम। सॉल्व करोगे तो यही आंसर आएगा 0.05 ओम। ठीक है, डन है, ये सवाल सीधा सीधा था, ओम्स लॉ लग गई, दिमाग लगाया, यही सवाल आते हैं तुम्हारे 1-1 2-2 नंबर में, बड़े सवाल नहीं आने वाले। ठीक है, एक सवाल जो पक्का आएगा, जो मैं भी करा दूंगा, वो यही है, वो बिल वाला कि कितने यूनिट कितने रुपए। उसके बाद हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं, वो है हमारा एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, वो रेट है, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट एंड 100 वॉट, when it is operated on 110 volt the power consumed will be, ये मेरे टाइम पे भी आया था, आई कैन टेल यू। एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जिसकी पावर कितनी है, 220 वोल्ट दे रखी है, और नहीं सॉरी हाँ, एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, उसका वोल्टेज है 220 वोल्ट, इसकी यूनिट ये है, और पावर दे रखी है 100 वाट। ठीक है, इस तरफ इसलिए देख रहा हूँ क्योंकि लैपटॉप की स्क्रीन है, आंसर नहीं है यार। ठीक है, दिमाग में मतलब मैं भी तुम्हारी तरह बिल्कुल फ्रेश ही बन के ही कर रहा हूँ ये सब, और उस गलती हो सकती है, चलेगा, पर करना ऐसा इस तरीके से है कि पूरा फॉर्मूला लगा लेना। तुमको दिया गया है POV दिया गया है, ठीक है, तुमको क्या बोला गया है कि ऐसा ही सेम एक और बल्ब है जिसकी जो 110 वोल्ट पे ऑपरेट करेगा, तो उसकी पावर तुम्हें निकालनी है। तो ये कैसे निकालोगे, उसके लिए तुम्हें कोई फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। 3 फॉर्मूले हमने पढ़े थे, P इज इक्वल्स टू VI, ये पढ़ा था, P इज इक्वल्स टू V² अपॉन R, और P इज इक्वल्स टू I² R, ये पढ़े थे हमने फॉर्मूले। ठीक है, ये तीनों फॉर्मूले में से जो फॉर्मूला तुम्हारे मन में आए तुम उसको यूज़ करके चलो। मेरे हिसाब से हमको ये फॉर्मूला यूज़ करना चाहिए, ये थोड़ा सा इजी फॉर्मूला है और ये इसमें हम इजीली पहुंच भी जाएंगे, क्योंकि इसको यूज़ करेंगे तो देखो हम यूज़ करेंगे R निकालेंगे, फिर R की वैल्यू यहाँ रख देंगे, तो हमारा फॉर्मूले से हमें P मिल जाएगा। ठीक, इन तीनों में से ही कोई यूज़ करना है, VI वाला यूज़ कर सकते हैं, पर हम थोड़ा सा, अगर तुम देखोगे 22/10 हो जाएगा, वो फ्रैक्शन में चला जाएगा। ठीक, थोड़ा सा तुमको इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा। तो हम अगर रखते हैं P इज इक्वल्स टू 100 बराबर V² यानी 220 इंटू 220 अपॉन R। ठीक है, तो 1020 1020, R की वैल्यू हो गई 22 का स्क्वायर होता है 484 ओम। इसको यहाँ रख दो, तो P की वैल्यू हो जाएगी 110 इंटू 110 अपॉन R की वैल्यू 484। तो अब फंस गई बात यार, अब फंस गई, नहीं फंसी। देखो 11 10 जा 110, और 11 से 4 टाइम जाएगा, फिर ये 10 टाइम गया, फिर ये 4 टाइम जाएगा, तो ये कितना हो गया 100/4, दैट इज 25 वॉट इज द आंसर। कुछ नहीं किया मैंने, ये 3 फॉर्मूले थे, इन 3 फॉर्मूले में, और एक्चुअल में तुम ये 2 फॉर्मूले भी लगाते तो भी हो जाता, बट मुझे क्लियरली दिख रहा था, क्योंकि ये मुझे लिटरली स्कूल टाइम से याद है कि यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला इस तरीके से जाएगा, मेरे दिमाग में था, क्योंकि ये 220 ऐसे ही फंसता, नहीं तो थोड़ा तुम्हारा यहाँ पे अगर तुम आई को लेते ना तो कैलकुलेशन में दिक्कत आ जाती। ठीक है,
सीधा सीधा था, कोई दिक्कत तो नहीं थी। सवाल का अर्थ समझो ना समझो, गिवन समझ लो, फॉर्मूले पता होंगे तो कर लोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक रेडियो सेट है, अ रेडियो सेट ऑफ 60 वॉट, यानी पावर दे रखी है, अ रेडियो सेट ऑफ 60 वॉट रन्स फॉर टाइम 50 आवर्स, ठीक है, 50 आवर्स। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी भैया अभी अभी हमने पढ़ा है, अभी अभी लिटरली अभी अभी पढ़ा है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला होता है P इंटू टी, पावर इंटू टाइम। खाली मल्टीप्लाई करना है हमको और कुछ करना भी नहीं है। बस एक चीज़ है, अगर हम यहाँ पे आप बोलोगे कि भैया आपने बोला था वॉट नहीं किलो वॉट में लेते हैं, तो ठीक है हम किलो वॉट में ही लेंगे। तो इसको हम क्या कर देंगे 60/1000 कर देते हैं, ठीक है। जो अगर आपको वॉट से किलो वॉट में बदलना है तो अपॉन 1000 कर दो, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया और इसको ये हमारा हो जाएगा 3/50, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा 3/50 किलो वाट। ले लेते हैं इधर 3/50 इंटू टाइम, हमारा 50 ऑलरेडी आवर्स में ही है तो कोई दिक्कत नहीं है, 50 से 50 कैंसिल। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी हो गई 3 किलोवाट आवर। अगर मैं आपसे पूछूं यूनिट में तो कितनी हो गई, तो भी वही हो गई 3 यूनिट्स, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बोल देता कि 1 किलोवाट आवर या 1 यूनिट का प्राइस है 10 रुपये, तो 3 यूनिट का प्राइस हो जाता 30 रुपये, ठीक है। ऐसे ही सवाल बनता है और कुछ नहीं होता है। आपको लग रहा होगा कि ये सवाल इजी है, बट यही सवाल आपको पेपर में आएंगे तो आपको थोड़ा सा टिपिकल लग जाते हैं, क्योंकि वहाँ आप मेन नहीं कर रहे होते हो ऐसे सवाल। आपको इजी इसलिए लग रहे हैं क्योंकि अभी मैं सॉल्व करा रहा हूँ। जब खुद से सॉल्व करोगे तो थोड़ा सा आप फंसोगे सवालों में, और जिन भी सवालों में फंसो मुझे पता चलना चाहिए। आप टेलीग्राम के थ्रू मुझे बताते रहना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, जस्ट अ मिनट। अ बल्ब इज रेटेड एट 200 वोल्ट 100 वॉट। एक बल्ब है उसकी रेटिंग क्या दे रखी है 200 वोल्ट और पावर दे रखी है 100 वॉट, ठीक है, डन है। पहला सवाल व्हाट इज इट्स रेजिस्टेंस, उसका रेजिस्टेंस क्या होगा। तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, सिंपल है, P इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर लगा सकते हैं। फॉर्मूला लगाएंगे 100 इज इक्वल्स टू 200 इंटू 200 अपॉन आर। तो आर की वैल्यू 400 ओम, डन है। अब उसने क्या बोला, फिर ये हमारा रेजिस्टेंस आ गया। फिर उसने क्या बोला है, उसने बोला है 5 सच बल्ब्स बर्न फॉर 5 आवर्स। ऐसे 5 बल्ब, यानी ऐसे 5 बल्ब 5 घंटे के लिए चलते हैं, ठीक है। तो हमें पावर दे रखी है, टाइम दे रखा है, एनर्जी निकालेंगे कैसे, P इंटू टी करके। तो 5 घंटे के लिए ऐसे बल्ब चलते हैं, तो दैट इज 100 इंटू 5, तो ये कितना हो जाएगा। बस इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, हाँ ये याद रखो, इसको कन्वर्ट करेंगे तो 100/1000, 1/10, तो इसकी जगह हम 1/10 लिख देंगे। तो ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, तो 1/2 यानी 0.5 kWh हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ अगर समझ में ना आई हो तो बता देना मेरे को। और कुछ इसमें बचता है हमारा 5 सच बल्ब्स, नहीं इसका हमारा गलत हो रहा है, ये आंसर गलत हो रहा है। आंसर कैसे गलत हो रहा है, जस्ट अ मिनट। इसमें इसने बोला 5 ऐसे बल्ब जल रहे हैं, 5 सच बल्ब बर्न फॉर 4 आवर्स, सॉरी ये 4 घंटे के लिए जल रहे हैं। तो ऐसे 5 बल्ब हैं, तो 5 बल्ब में तो उनकी पावर कितनी हो जाएगी 100 इंटू 5, ठीक है। और टाइम कितना हो जाएगा 4, मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया, मैंने एक ही बल्ब के लिए निकाल दिया, ठीक है। और इसको 1000 से मल्टीप्लाई करो क्योंकि हमें किलोवाट में भी बदलना है। तो 1 0 1 0 1 0 1 0 2 1 2, हाँ अब सही है, यहाँ के 2 किलोवाट आवर, ठीक है। अगर ये तुमको नहीं समझ में आ रहा हो तो मैं बता देता हूँ, उसमें फॉर्मूला लगा लेना, E इज इक्वल्स टू P इंटू टी। पावर कैसे निकालोगे, पावर तुम्हें दे रखी है, तुमको बोला गया है 5 बल्ब में, तो 5 से इसका मल्टीप्लाई कर देना। और ये 1000 मैंने क्यों लिया है, क्योंकि किलोवाट में बदलना था, और घंटों में तो पहले ही दे रखा है, ठीक है। उसने तुमको बताया 5 बल्ब 4 घंटे के लिए जल रहे हैं, तो 5 बल्ब की पावर का मल्टीप्लाई कर दो 4 घंटे से, बस आंसर तुम्हारा आ जाएगा। फिर उसने तुमको बोला कि 1 यूनिट का कॉस्ट कितना है। 1 यूनिट का कॉस्ट है हमारा 1 यूनिट का कॉस्ट है 4.60। 1 यूनिट का कॉस्ट है 4.60। तो हमारे पास कितनी यूनिट आ गई 2 यूनिट, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 9.20 रुपीज़ हमारा आंसर आ जाएगा। ये थोड़े बहुत मैंने न्यूमेरिकल्स आपके करा दिए हैं, अगर आपको चाहते हो और न्यूमेरिकल्स कराऊँ मैं तो मेरे को बता देना, हम अलग से एक न्यूमेरिकल का सेशन रख लेंगे। अभी हम इस सेशन को इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा एक्सटेंड नहीं कर रहे हैं क्योंकि मैं नहीं चाहता लिटरली बहुत ज़्यादा एक्सटेंड हो जाए, ठीक है। न्यूमेरिकल के लिए मैं PDF शेयर कर दूंगा आपको आपके साथ टेलीग्राम पर,
और आपको जब वो ना समझ में आए तो हम एक अलग से सेशन कर सकते हैं, थियोरेटिकल सेशन अलग हो गया, न्यूमेरिकल का एक छोटा सा सेशन रख लेंगे, लाइव सेशन रख लेंगे आप बोलो तो। बाकी हमारा ये चैप्टर होता है अभी फिनिश, थ्योरी कंप्लीट होती है। इस थ्योरी में अगर कोई गलती रही हो, मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए, अगर रही हो तो प्लीज़ पॉइंट आउट करो कमेंट सेक्शन में, मुझे बता दो कि भैया ये गलत पढ़ा दिया या ये आपने गलत बोल दिया, गलती से गलत बोल दिया। हो जाते हैं कई बार फ्लो में कुछ चीज़ें मिस आउट हो जाती है, वैसे कोशिश रहती है ऐसी गलती ना हो क्योंकि आपके पेपर का सवाल है। बाकी एक और बार हम इस चैप्टर को पढ़ाएंगे अभी, जब बिल्कुल प्रॉपर रिवीजन कराएंगे। ये भी एक बार ये चैप्टर हो गया, इसके कुछ छोटे छोटे शॉर्ट्स आपको दिख जाएंगे। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एवरीवन, और मिलेंगे एक नेक्स्ट चैप्टर के साथ। कौन सा चाहिए नेक्स्ट चैप्टर बता कर जाना मुझे कमेंट सेक्शन में। गुड बाय।